जोर का जोड़ पीएसएल सीजन 9 स्पेशल और लीग्स मैचेस का सिलसिला अब इख्तिताम पजीर हुआ। आज एक ब्रीदर है इन पीएसएल 9, एक ऑफ डे और उसके बाद से प्लेऑफ्स का सिलसिला शुरू हो जाएगा। कल आखिरी लीग मैच खेला गया। मुकाबला खैर नहीं था बिल्कुल भी, क्योंकि मुल्तान सुल्तान्स और क्वेटा ग्लैडिएटर एक दूसरे के आमने सामने थे एंड क्वेटा ग्लैडिएटर्स कुड नॉट challenge Multan Sultans at all. It was a very dead and slow match that happened yesterday. मगर अच्छी बात ये हुई कि मुल्तान सुल्तान को अपना वो फ्लो मिल गया और जिस फ्लो में मुल्तान सुल्तान प्लेऑफ्स में एंटर होगा, जिस फ्लो से पीएसएल शुरू किया था मुल्तान सुल्तान ने, उसी का फ़ायदा आगे मुल्तान सुल्तान उठा सकेगा। बट क्वेटा ग्लैडिएटर्स येस्टरडे देयर परफॉर्मेंस वाज प्रिटी डिसअपॉइंटिंग। क्या हुआ, क्या गलत किया, क्या सही किया, उस हवाले से ज़रूर डिस्कशन करेंगे। मैं हूँ सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद हैं हाफिज़ मोहम्मद इमरान। और ये भी नहीं कहा जा सकता कि मुकाबला तो दिल नातवा ने खूब किया। मुकाबले नहीं किए, बिल्कुल एक तरफा मैच रहा जिसमें बिल्कुल आसानी से मुल्तान ने फ़तह हासिल की। लेकिन अब लीग के आखिरी मैचेस अपने आखिरी मरहले की तरफ चलेंगे जहाँ पर आपके पास गलती की कोई गुंजाइश नहीं होगी माँ सिवाय एक आध टीम के पास। बिल्कुल। बाकी तो फिर जो हारता चला जाएगा वो सामान अपना बांधता चला जाएगा और अपने घरों की तरफ रवाना होंगे। बहरहाल कल के मैच के हवाले से भी हम गुफ्तगू कर रहे हैं। फिर सवेरा न्यूजीलैंड की सीरीज़ जो होनी है पाकिस्तान की, उसका भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आज उसका दौरे का ऐलान कर दिया तारीखों का, तो वो भी एक अच्छी चीज़ है पाकिस्तान के लिए कि इंटरनेशनल क्रिकेट तसलसल के साथ पाकिस्तान में हो रही है। बिल्कुल। और जो है उस न्यूजीलैंड की सीरीज़ न्यूजीलैंड टूर टू पाकिस्तान के हवाले से भी हम डिस्कस करेंगे। दो के बहुत सारी आपके पास सामने ही आती हैं बातें, नहीं जी मेन प्लेयर्स हैं नहीं हैं, क्या होगा कैसे होगा, क्योंकि बहुत सारे प्लेयर्स जो हैं वो आईपीएल खेलने जाएंगे, उसके हवाले से क्या चेंजेस होंगी। पिछली दफ़ा भी जब न्यूजीलैंड आई थी तब भी बिट्स एंड पीसेस में हमें यही चीज़ें फेस करनी पड़ी थी। बट ओके, जो आ रहा है सौ बिस्मिल्लाह, वेलकम एंड लेट्स हैव अ गुड सीरीज़। उसके हवाले से भी बिल्कुल बात करेंगे, मगर अभी हम वेलकम करेंगे अपने जोर का जोड़ की फैमिली को। तो सबसे पहले जोर का जोड़ की फैमिली के पसंदीदा मेंबर मुश्ताक अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। मुशी भाई अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। जी वालेकुम अस्सलाम, एक दफ़ा बहुत बहुत शुक्रिया फिर आपका। एंड साथ ही साथ जोर का जोड़ के अनदर फैमिली मेंबर पीजे मीर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सो पीजे मीर साहब अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच, वेरी काइंड। सो सबसे पहले स्टार्टिंग ऑफ विद द मैच ऑफ पीएसएल सीजन 9, द लास्ट लीग मैच। मतलब इतने तगड़े मैचेस होते हुए आ रहे थे एंड कल एकदम से ख़त्म हो गया। एकदम से जो मैच हुआ, इट वाज सच अ वन साइडेड अफेयर। हम मैच समरी पे नज़र डाल लेते हैं एंड देन मुशी भाई आपकी तरफ आते हैं कि मतलब हुआ क्या, व्हाट एक्चुअली हैपेंड। ये क्वेटा ग्लैडिएटर्स जो कि टॉप 4 में आ गई है, ये क्या ऐसे ही केक वॉक करने देगी सबको अपने ऊपर? और जो मैच समरी है वो कुछ इस तरीके से है कि कल जो 30वां मैच था इस लीग का, 185 रन स्कोर किए पहले बैटिंग करते हुए 4 विकेटों के नुकसान पर मुल्तान सुल्तान ने मुकर्ररा 20 ओवर्स में, और मोहम्मद रिजवान एक मरतबा फिर सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ियों में पहले नंबर पर थे। 47 गेंदों का सामना किया, 69 रन स्कोर किए। 29 गेंदों पर 53 रन की चार्ल्स ने इनिंग्स खेली और उस्मान खान 23 गेंदों पर 21 रन स्कोर कर सके। मोहम्मद आमिर के 4 ओवर्स में 40 रन बने, 2 विकेटें हासिल की। 3 ओवर्स में 31 रन बने वसीम जूनियर के और वो 1 विकेट हासिल करने में कामयाब रहे। अबरार अहमद कल कुछ उनको रन हुए, 4 ओवर्स में 39 रन, 1 विकेट इनके हिस्से में आई। इसके जवाब में 15.5 ओवर्स पर इनिंग्स सिमट गई क्वेटा ग्लैडिएटर्स की महज 106 रन पर। उमैर बिन यूसुफ ये इन्होंने 25 गेंदों का सामना किया, 37 रन स्कोर किए। ख्वाजा नाफे 14 गेंदों पर 16 रन, और उसके बाद जो तीसरे नुमाया स्कोरर थे जो कि आप ये कहेंगे डबल फिगर में गए, वो सऊद शकील थे जिनके 9 गेंदों पर 14 रन थे। यूं डेविड विली 4 ओवर्स में 19 रन, बहुत किफ़ायती गेंदबाजी का मुजाहरा किया, 3 विकेटें हासिल की। 3.5 ओवर्स में 22 रन देकर 3 विकेटें उसामा मीर के हिस्से में आई। 3 ओवर्स में 14 रन सिर्फ दिए और 2 विकेटें हासिल की अब्बास आफरीदी ने। और यूं जब मैच का अख्ताम हुआ तो 79 रन जो हैं उनसे फ़तह हासिल की मुल्तान सुल्तान्स ने, और लीग मैचेस का जो अख्ताम है वो सुल्तान ने अपनी फ़तह के साथ किया। बिल्कुल जी, और जिस तरह वही मैंने कहा था स्टार्ट ऑफ किया, उसी तरह लीग मैचेस का इख्तिताम किया मुल्तान सुल्तान ने। बट मुशी भाई, व्हाट वेंट रॉन्ग विद क्वेटा ग्लैडिएटर्स? नॉट इवन अ सिंगल चैलेंज, देयर वाज नॉट इवन अ सिंगल मिनट जहाँ आपने ये फील किया हो कि नहीं जी दे आर चैलेंजिंग मुल्तान सुल्तान, नॉट एट ऑल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई थिंक पहले तो क्रेडिट देना चाहिए मुल्तान सुल्तान को कि उन्होंने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली, कंसिस्टेंसी। और दूसरी आई थिंक जहाँ पे क्वेटा ग्लैडिएटर का देख रहा था मैं, आप 3 स्पिनरों के साथ वापस गए और टॉस जीत के आपने बॉलिंग चूज़ कर ली। इट डज़ नॉट मेक सेंस फर्स्ट ऑफ ऑल। और आप 5 जेन्युइन बॉलर्स के साथ जा रहे हैं तो यू शुड डिफेंड द रन्स। पहली गलती आप करते हैं, क्योंकि
स्कोरों को जो प्रेशर होता है ना, वो आपको कल उनकी कोडा ग्लेडिएटर की बैटिंग से नज़र आया, क्योंकि जैसे ही आपकी एवरेज 8 से 9 से 10 से जाती है ना, तो आप पैनिकिंग बटन आपके दबना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि ड्रेस रूम में भी पैनिक बटन शुरू हो जाता है, खेलने वाले को भी पता चल जाता है। सो आई थिंक कोटा ग्लेडिएटर को थोड़ा सा स्मार्ट, क्योंकि उनके दोनों प्लेयर नहीं चल रहे, जेसन रॉय भी नहीं चल रहा और रायली रोसो भी नहीं चल रहा। एज ए फॉरनर आई थिंक मुझे तो एक चीज़ की समझ नहीं आ रही थी कि मैंने कहा कितने बड़े देखो कितने सीजनल प्लेयर हैं ये दोनों, बहुत अच्छी लीगें खेलते हैं, एंड उस पिच के ऊपर जहाँ के इतनी फ्लैट पिच थी, उसके ऊपर सीधा क्रॉस बैट से ऑफ शॉर्टें लग ही नहीं रही थी। जितना सीधा मारो आप, जितना सीधे बल्ले के साथ खेलते हो, उतना ही आपको उसका आपकी स्कोरिंग ऑप्शंस आपकी बढ़ती चली जाती है। तो आई थिंक ओवरऑल कोयटा ग्लेडिएटर के 2-3 चीज़ें देखी मुझे, तो कल उनकी बैटिंग भी बड़ी शॉर्ट सी लगी है। हाँ। 1-2 विकेटें गिर जाए तो ऐसे लगता है कि अब क्या बनेगा इनका। तो अब ये थोड़ा सा उनको अगले क्वालिफाइज में उनको देखना पड़ेगा। बहुत अच्छा चांस था उनके पास कल क्वालिफाई करने का फाइनल में, बट मुल्तान सुल्तान एज यू ही नो कि यू नो रिजवान ऑल्सो, मुझे फिर लग रहा था, फिर एक दफ़ा आता है कि यार ये लंबा तो नहीं चला गया, स्कोर कम तो नहीं हो गया, प्लेंटी ऑफ डिफरेंट बट्स, बट आई थिंक मे बी उसकी स्ट्रेंथ भी यही है कि वो आगे तक लेके चलता है। फिर एंड में आके जैसे इफ्तिखार ने 8 बॉलों पे 20 कर दिया, उसने चार्ल्स ने अच्छा कर दिया, उस बहुत अच्छा खेला, वो उसने चिप इन 50 कर दिया। तो आई थिंक ओवरऑल देखा जाए तो इस मैच की समरी में मुझे लग रहा है हिकअप्स बहुत हैं, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस बहुत है। रायली रोसो को जैसे स्पिनर्स की बात की, पहले चलो आपने स्पिनर खिलाए हैं, आप 1-1, 2-2 ओवर नहीं कराते। उस्मान तारिक को आपने खिलाया है दोबारा, उसका चांस लिया आपने उस्मान तारिक को खिला के इतनी। अब जब आपने या तो बहुत, जब उस्मान तारिक मैंने देखा ना, मैंने कहा ये फुल थ्रॉटल के साथ आएंगे, ये इनकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी होगी कि ये पॉइंट्स गेज करेंगे, बिकॉज दे आर रिस्किंग वन ऑफ देयर बॉलर्स। क्योंकि अगर उस्मान तारिक दूसरी दफ़ा रिपोर्ट होते हैं तो वो सस्पेंड हो जाएंगे, इवन देन यू रिस्किंग देम, बट उसके बाद द बॉडी लैंग्वेज वाज ऑल आई थिंक ये कहते मैं अब प्रोग्राम में, क्योंकि मैं खुद भी स्पिनर रह चुका हूँ, मुझे पता है जो मुझे कहाँ से कॉन्फिडेंस मिलता था। आपका कप्तान का पता होना, आपके कप्तान को स्पिनर का बहुत ज़रूरी है। उसकी वजह पता है कि सैफी पीछे होता है ना विकेटों के, तो शायद कोई गेम डिफरेंट होती। आपका एक ओवर अच्छा जाता है, उस्मान तारिक ने अच्छा ओवर किया, तो यू शुड लेट हिम बॉल ऑल द वे। आप बैट्समैन को ब्रीदर ना दे। रिजवान बहुत स्मार्ट है इस मामले में, मुल्तान उसकी मैं कहता हूँ ना कि ही इज़ वेरी श्रूड एंड वेरी कनिंग। वो इसलिए कि वो उसको पता है कि इसमें 5-6 रन 7 रन हुए, आगे से मैं लूट लूँगा। उधर से वो उसको अबरार को ले आता था। कोई भी बंदा जो स्पिनर होता है ना कंफर्टेबल नहीं फील करता। ये स्पिनर जो होते हैं ना, ये लाइक डीजल इंजन होते हैं, इनको स्टार्ट करो फिर इनको स्लो ये रिदम पकड़ते हैं, जब ये वार्म अप होते हैं। अगर इनका रिदम बन जाता है तो फिर आखिरी 3-2 ओवरों में, ये 3 ओवरों में आराम से आपको मैच में वापस लेके आ सकते हैं। सो आई थिंक उनको यूटिलाइज भी सही नहीं किया गया, मुझे लगता है। स्पिनर्स इनके बहुत मैच विनर्स हैं। आई थिंक उन्होंने लैक ऑफ क्या कहते हैं अवेयरनेस ऑफ द स्पिन, आई थिंक दैट कॉस्ट देम, एंड आल्सो इन बैटिंग आई बिलीव देयर वाज नो पार्टनरशिप, दे डजंट अंडरस्टैंड द कंडीशन। बड़ी अच्छी पिच थी, बहुत ज़बरदस्त पिच थी। अगर आप सेट हो जाएं तो आई थिंक इसको यहाँ पे आउट होना भी मुश्किल है। और आई थिंक मुल्तान सुल्तान वंस अगेन वी हैव टू गिव देम अ क्रेडिट कि वो तगड़ी क्रिकेट खेल रहे हैं, और तगड़ी क्रिकेट खेलने वाले ही डिजर्व करते हैं जीतने के लिए। पीछे साहब, जैसे मुश्ताक अहमद साहब ने जिक्र किया कि एक तो वो टॉस जीतकर आप जब 5 बॉलर्स के साथ हैं और आप उसको बजाय इसके कि रन्स को डिफेंड करें, आप चेस की तरफ चले जाते हैं, तो आपको लगता है कि ये एक टेक्टिकल भी मिस्टेक है, गलती है? और दूसरा, क्या आपको लगता है कि कंडीशंस इस मजबूर करती हैं, या खिलाड़ी या टीम मैनेजमेंट को इस तरीके से सोच रही होती है कि शायद बाद में कुछ बैटिंग आसान हो जाएगी, थोड़ा बॉल सीधा आना शुरू हो जाएगा, तो अपनी स्ट्रेंथ से हट जाते हैं? ये भी एक वजह उनकी नाकामी की? नहीं, इन्होंने परफॉर्म नहीं किया, सिंपल एज दैट। देखो 3 प्रोज उनकी तरफ से ओवरसीज, ये रायली है, उसके बाद ये जेसन रॉय, वो तीसरा जो है क्या नाम है उसका, कीलर, तीनों ने परफॉर्म नहीं किया ओवरसीज। जब आप इतने बड़े लेके आते हो तो यू नीड देम टू परफॉर्म एट द राइट टाइम। वेयर इज ऑन द अदर साइड, जॉनसन आपको देखो कितनी रन से कर गया उधर से। सो ये जो चीज़ है ये काउंट करती है, क्योंकि जो न्यूक्लियस होता है वो आपके प्रोज पे होता है। ठीक है। तो जो आपके प्रोज आके परफॉर्म नहीं करते हैं, तो मेरी नज़र में थोड़ा सा वो आपको एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी हो जाता है। हालांकि लड़के सारा खेलें, पूरा टूर्नामेंट खेलें, लेकिन आपने ब्लूम करना है, ब्लॉसम करना है द राइट मोमेंट। फिर आपने चांस ले लिया उस्मान तारिक के साथ। उस्मान ऑलरेडी अंडर द स्पॉटलाइट, अंडर क्रिटिसिज्म तो नहीं कहा उसको, लेकिन उसको एक आपने कॉन्शियस कर दिया। अब उस कॉन्शियस के ऊपर उसने 38 रन दे दिया आके। सो दीज थिंग्स मैटर एट द राइट टाइम,
और मैं फील करता हूँ कि ये जो इन्होंने उस्मान को खिलाया इसको नहीं खिलाना चाहिए, नहीं खिलाना चाहिए, नहीं खिलाना चाहिए। आपने लास्ट मिनट गैम्बल किया है ना, बिल्कुल आपने तो गैम्बल किया, शायद चल जाएगा, चलेगा, करेगा, उसके अपने दिमाग में पड़ी हुई है। जिस तरह मुश्ताक कह रहे हैं भाई प्रेशर तो होता है आप पे, लेकिन यहाँ डबल टाइम प्रेशर है एक्सपोजर का। बिल्कुल, आइदर यू गेट परमानेंटली सस्पेंडेड और यू कंटिन्यू विद दिस। सो आई थॉट लॉन्ग टर्म इन्होंने नहीं सोचा, शॉर्ट टर्म सोचा है। और इस प्रेशर में जो है वो जाहिर सी बात है बॉलिंग करना, उस तरह का इम्पैक्टफुल होना, कल वो इम्पैक्ट नहीं दिख रहा था जिस तरह हम उस्मान की बॉलिंग की बार बार बात कर सकते हैं, अगर हम कुछ फुटेज भी दिखा सकें। बट अभी हम ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाएंगे। जोर का जोड़ में आपको खुशामदीद कह रहे हैं। बात पाकिस्तान सुपर लीग के कल खेले जाने वाले मैच के हवाले से हो रही है। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की जो सीरीज़ है उसका भी शेड्यूल अनाउंस किया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब आईसीसी की मीटिंग में शिरकत के लिए भी जाएंगे। और ये भी एक बड़ी दिलचस्प चीज़ है, 22 दिसंबर 2022 से लेकर अब तक नजम सेठी, ज़का अशरफ, उनके साथ साथ उसके बाद शेख फारूक शहजाद राना और शाह खावर किसी और आईसीसी की मीटिंग, और अब जो है अब जाएंगे तो अब मोहसिन नकवी साहब जाएंगे। बहरहाल इस पर भी आने वाले वक्त में बातचीत चलती रहेगी। मतलब कोई पिछली 4 मीटिंग्स हम गिन लें तो 4 अलग रिप्रेजेंटेटिव पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से गए। आईसीसी भी कहेगा क्या कर रहे हैं, क्या कंफ्यूज कर रहे हैं। ये तो ऐसे जैसे पाकिस्तान ओपनिंग पेयर बदलता था ना, हर मैच में एक नया ओपनिंग पेयर लगा दिया जाए, तो आईसीसी वालों के लिए भी एक बहरहाल ये पाकिस्तान के लिए एक सैड स्टोरी है, जिसका मजमूई तौर पर अगर आज हम बात करते हैं तो क्रिकेट के जितने भी हल्के हैं वो ये इस पर जोर दे रहे हैं कि इस अदम तसलसल से, अदम इस्तेहकाम से पाकिस्तान की क्रिकेट को नुकसान हो रहा है। ऑब्वियसली, और बिल्कुल हम उस नुकसान की हम रेगुलरिटी में बात करते हैं कि जब तक कंसिस्टेंसी किसी चीज़ में नहीं होगी तब तक चीज़ें बेहतर नहीं हो सकती। एंड दैट इनकंसिस्टेंसी वी हैव सीन इन कोयटा ग्लैडिएटर एज वेल। जिस तरह कोयटा ग्लैडिएटर परफॉर्म करती आई है, कभी ऐसा मैच, कभी ऐसे आउट क्लास करते हैं वो अपोजिशन को कि लगता है वाह यही चैम्पियन बनेगी, और कभी ऐसे करते हैं, मतलब कल के मैच के बाद आपको लगता है कि एक केक वॉक होगी जब ये पेशावर ज़ल्मी के अगेंस्ट इनका मुकाबला होगा एलिमिनेटर में, सेकंड एलिमिनेटर में, तो वो वुड इट बी अ केक वॉक? जो भी हारेगी मेरे ख्याल उसमें अभी जो पहला मैच इस्लामाबाद यूनाइटेड से होगा इनका। इस्लामाबाद यूनाइटेड एंड कोयटा जो हैं वो एलिमिनेटर 1 में जाएंगी। सो वुड इट बी अ केक वॉक फॉर इस्लामाबाद यूनाइटेड आज की कल की परफॉर्मेंस देखने के बाद? नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये जो पीएसएल की और ये जो फ्रेंचाइज क्रिकेट होती है ना, इसमें फिर ये आपकी मैनेजमेंट का रोल बहुत होता है। शेन वॉटसन इज बहुत खेले हुए हैं क्रिकेट, और ऑस्ट्रेलियन का एटीट्यूड बहुत तगड़ा होता है। वो ना वो ऑनेस्ट बात करते हैं ड्रेसिंग रूम में और फिर ऑनेस्टी के साथ अगले मूव ऑन कर जाते हैं। आई थिंक यहाँ पे जो मुझे लगता है, जो मैं पहले भी बता रहा था कि स्पिनर्स को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया गया। और दूसरा, टॉस जीत के आप हमेशा रन्स करें, अपनी बैटिंग करें। 19-20 अगर पिच भी 19-20 गड़बड़ भी है तो आप 140-50 करके इस बॉलिंग के ऊपर आप डिफेंड कर सकते हैं। बट मुशी भाई, ये जो टॉस की चीज़ होती है तो मैनेजमेंट ने डिसाइड की हुई होती है ना, या कैप्टन आता है और ऑन द गो एकदम से कहता है अच्छा जी मैं जीत गया, मैं क्या करूं? नहीं, प्री डिसाइडेड नहीं, इसमें तो आधा पौना घंटा मीटिंगें होती हैं। मतलब पिच को रीड करने वालों को बुलाया जाता है। कई दफ़ा आप प्लेयरों को बुला लेते हैं जिसको पिच रीड करने का ज़्यादा तजर्बा होता है। उस प्लेयर को आप पूछते हैं कि व्हाट डू यू थिंक। अभी ये कराची की पिच जो है ना, कई दफ़ा बड़ा धोखा देती है। वो लगती है टैकी पिच, लाइक थोड़ा सा डैम्प होता है कि ऐसा लगता है कि अभी इस पर फंसेगा बॉल। पर कराची की पिच फंसने फुसने वाली कोई नहीं है। या आप देखा होगा कि एंड तक स्पिन हो रहा था, उसामा मीर का स्पिन हो रहा था। अगर स्पिनर्स के साथ आप 3 स्पिनर के साथ गए हैं तो फिर यहाँ से मिस ट्रिक ये होता है कि आप पिच को रीड करने में गलती कर बैठे। और आपको पता है कि आपकी बैटिंग जो बड़ी वनरेबल है, साउथ शकील के सिवा कोई भी इतना कंसिस्टेंटली रन्स नहीं कर रहा, आपके ओवरसीज बैट्समैन स्कोर नहीं कर रहे। सो आपने हमेशा फिर बैंक करना होता है जो आपको यहाँ तक लेके आते हैं। ये बड़ी कॉमन सेंस की बातें होती हैं कि आपकी बॉलिंग यहाँ पे आपको लेके आ रही है। और शेन क्या नाम है, शॉन टेट ने बड़ी अच्छी बात की। उसका स्पिनर्स ब्रॉट अस टू, यहाँ तक हमें स्पिनर लेके आए हैं। तो अब स्पिनर लेके आए तो स्पिनरों को फिर आप मौका भी दें। एक ओवर 2 ओवर करा के आप कभी भी बैट्समैन को मुश्किल में क्रिएट नहीं कर सकते, और ना स्पिनर का रिदम बनता है। तो आई थिंक ये 2-3 चीज़ें मोटी मोटी हैं। इसके ऊपर रिव्यू करेंगे मुल्तान अपना कोयटा ग्लैडिएटर, और रिव्यू करके आई थिंक जो आने वाले मैचेस में दे कैन चैलेंज एनी टीम, दे हैव द कैपेबिलिटी। बट दे ओवरऑल अगर देखा जाए तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे ये लगती है कि दे शुड नो हाउ टू यूज़ द स्पिनर्स। इफ़ दे नो दिस, I believe they can challenge anyone.
पीजे साहब, जैसे आपने शुरू में जिक्र किया है कि जो इनके गैर मुल्की खिलाड़ी हैं उनकी कारकर्दगी कल के मैच में ख़राब रही है, यही वजह है कि नाकामी की एक बड़ी वजह। आप समझते हैं गुज़िश्ता 3, 4, 5 मैचेस में इब्तिदा जब हुई तो रैली रोसू खुद भी अच्छा खेल रहे थे, फिर जैसन रॉय भी अच्छा खेल रहे थे, ठीक है, और रदरफर्ड भी खेले, अकील भी खेले। तो ये जो गैर मुल्की खिलाड़ी हैं उनका हिस्सा ना आने की वजह से इनकी कारकर्दगी जो है वो उतार चढ़ाव का शिकार हुई है। नहीं, इनमें आप देखें ना, इनमें इंजरीज भी हुई हैं। आप पर्टिकुलरली लाहौर कलंदर्स को देखो, उनका स्टार बॉलर राशिद वो नहीं है। सो ये आपको इफेक्ट कर जाता है। जब टीम कॉम्बिनेशन आप बनाते हैं फिर आप थोड़ी सी डिपेंडेंसी हो जाती है। नहीं, मेरा स्टार ये है, पेशावर का बाबर है, हमारा स्टार बाबर है, उसके साथ साइम भी आ गया। तो ये आपकी एक कॉम्बिनेशन बन जाती है। फिर आप देखते हैं जब आप उड़ जाते हो तो फिर पीछे जो लड़के होते हैं वो थोड़े से डिमोरलाइज भी होते हैं। हम क्या होगा, अब क्या करेंगे, ये क्या होगा। तो ये ज़रूर ये आती है चीज़ दिमाग के अंदर, लेकिन इसके अंदर तो आपको फिर सख्त रहना है ना। हाँ। ये वो तो कहते हैं ना, मतलब एक टीम के लिए तो ये बहुत नेगेटिव बात हुई कि एक कैरेक्टर जो है वो पिवटल कैरेक्टर है, उसके इर्द गिर्द टीम तो बन रही है, मगर वंस अगर वो ऑपोजिशन के लिए तो बहुत आसान हो जाएगा कि हाँ जी ज़ल्मी को हराना है, बाबर आजम को आउट कर लो, ज़ल्मी हार जाएगी। ये होता है, ये तो एक टीम के लिए बड़ा नुकसान ये टेस्ट मैच में भी होता है। अब पाकिस्तान इंडिया का मैच देखो, जब तक गवास्कर आउट ना हो तो आपकी गेम नहीं बनती। आपने गवास्कर को आउट किया, बाकी आप उड़ा देते थे। तो ये हमेशा होता है कि किसको क्या नहीं करना। पाकिस्तान के लिए मियादाद को होता था। सो ये चीज़ें चलती हैं, लेकिन आपको इस दायरे से बाहर निकलना है। और लेकिन ये मुश्किल दायरा है, ये बहुत मुश्किल दायरा है। ये आपको हमेशा टेस्ट में डालता है ये दायरा कि इसको कर लो, ये कर लो। आप इसको करते हो, वो उधर से आके चिकागो 50 और कोई कर देता है। हाँ। तो इस दायरे को, इसके साथ आपको खेलना ही पड़ता है, इस दायरे के साथ। सो बेसिकली एट द एंड ऑफ द डे आई थिंक रिजॉल्व होना चाहिए आपका। जो रिजॉल्व मैं समझता हूँ, जब टीमें नीचे गुजरती हैं तो फिर नीचे ही गुजरती हैं। देखो ना, लास्ट ईयर का डिफेंडिंग चैंपियन, आई एग्री, उस दिन आतिफ भी जब आए थे यही बात हुई थी कि इंजरी होगी, ये होगी, बट दैट इज़ नॉट द एक्सक्यूज। द थिंग इज यू स्टिल हैव टू परफॉर्म। ये क्या बात हुई कि भाई इंजर हो गया लड़का तो हम परफॉर्म नहीं कर सके, या हम एक एक्सक्यूज। दीज आर नॉट एक्सक्यूजेस। इन प्रोफेशनल क्रिकेट यू हैव टू बी प्रोफेशनल फ्रॉम 1 to 11, और हर एक की जिम्मेदारी बनती है। और पर्टिकुलरली ये क्रिकेट आपको ये भी सिखाती है कि जब आप वो 9-10 जैक्स को बॉलिंग करते हैं नेट के अंदर, आप इनको सीरियस बॉलिंग करो, बिकॉज दे कैन ऑलवेज बी यूजफुल। हमने नसीम शाह को देखा है कि कहाँ से कहाँ आके उसने छिक्के मार के पाकिस्तान को जिता दिया हुआ है। सो दिस काइंड ऑफ एन एटीट्यूड हैज़ टू रिमेन। बट इसको करेगा कौन? या एक मोटिवेटर या आपका एक कोच ये करेगा, या मोटिवेटर या कोच। अच्छा, आप कप्तान बिजी होता है, कप्तान ओवरऑल देख रहा होता है, उसके दिमाग में 1000 चीज़ें होती हैं, उसको असिस्ट करने के लिए कोच या मोटिवेटर आपको आगे लेके जाता है, रास्ता निकालते हैं। मुश्ताक अहमद साहब जिक्र किया सुनील गावस्कर साहब का, जावेद मियादाद साहब का, पीजे मीर साहब ने। आपके टाइम में जब आप क्रिकेट खेला करते थे, तो बहुत पुराना टाइम नहीं है, लेकिन जब आप क्रिकेट खेला करते थे, बहुत पुराना टाइम नहीं, क्लैरिटी दे रहे हैं। मैं कहने लगा, अगर आपने कहती तो मैंने बोल देना था बीच में, कि मैंने कह देना था। फिर मैंने कहा बहुत शुक्रिया आपका, आप अच्छा किया। जब टीम इंडिया के खिलाफ मैचेस खेलते थे, उनकी बैटिंग घूमती थी सचिन तेंदुलकर के गिर्द, और आप लोगों की इस हिसाब से हिकमत अमली होती थी कि अगर सचिन आउट हो जाएगा तो बाकी टीम को पकड़ना आसान हो जाएगा। बहुत अच्छा ये वैलिड पॉइंट उठाया पीजे मीर साहब ने। इससे होता है पता है क्या है कि मेसी खेलता ना बार्सिलोना से, उसके इर्द गिर्द के प्लेयर जो है ना, वो फिर उसको ना मेसी, वो जो आपका रोनाल्डो है, कई दफ़ा ये स्कोर नहीं करते, कई दफ़ा ये मैच नहीं जिताते, पर दूसरी ऑपोजिशन का फोकस काफ़ी इनके ऊपर होता है। जब आपका फोकस इनके ऊपर होता है, साइमयूब आगे 30 बॉलों पे आगे 60 कर सकता है, दूसरे प्लेयरों के ऊपर उसे प्रेशर ऑफ हो जाता है। वसीम भाई खेल रहे होते थे, वकार खेल रहे होते थे, हमें प्रेशर हमारा ऑफ हो जाता है कि असल तो बंदे यही है ना, हमने हमारे 70% ऑफ हो जाता था। तो इसका हल क्या है, जैसे हम बात कर रहे हैं इस प्रोग्राम के, कि ये बड़ा फाइन लाइन है कि प्रोफेशनल टीमें जो होती हैं ना, वो ऑस्ट्रेलिया क्यों आगे निकल जाती है, दे ट्रीट द प्लेयर्स नॉट द मैन। वो आपको क्रिकेटर्स की तरह ट्रीट करते हैं कि यार इसको आउट करना, ब्रायन लारा को आउट कर ले, ठीक है, इज़ अ गुड प्लेयर बट वी हैव टू गेट हिम आउट, बट मेक श्योर करना कि दूसरे को इतनी इज्जत दो, वो दूसरों को भी उतनी ही इज्जत से फिर बॉलिंग करते हैं।
तो आई थिंक ये बड़ी फाइन लाइन है, क्योंकि बड़ा प्लेयर जो बाबर आजम जिसमें खेल रहा होता है ना, रिजवान अब स्कोर कर रहा है मुल्तान सुल्तान से, तो सारी टीमों को पता है इन्होंने स्कोर करना, फिर जो नीचे बैठे होते हैं ना उनके ऊपर से प्रेशर ऑफ हो जाता है। सो आप मॉरल ऑफ द स्टोरी इज़ कि जिस तरह आपने कहा है कि ये बड़े प्लेयर का, बड़े नाम का बहुत फ़र्क पड़ता है। आपका चाहे राशिद खान का, क्यों आप कह रहे हैं लाहौर के अंदर बार बार कि राशिद खान क्या था, एक ही प्लेयर था ना, होते तो 11, एक प्लेयर के आप एक प्लेयर से आपका टूर्नामेंट जीत सकते हैं आप, क्योंकि इर्द गिर्द वालों के ऊपर से प्रेशर ऑफ हो जाता है। सो आई थिंक ये बड़ी वैलिड पॉइंट है, बट इसको लेने के लिए जैसे इन्होंने ये और बड़ी अच्छी बात की पीजे मीर साहब ने, आज इनका मीटर डाउन लग रहा है, आज मुझे लग रहा है आज होमवर्क तगड़ा करके आए, आज इनकी पॉइंट ऑफ व्यू बड़े टच कर रहे हैं, हमें तो लग रहे हैं पता नहीं बाहर वो इनका देखो ना कितनी ज़बरदस्त बात। यू रिस्पेक्ट ऑल द पीपल, जितनी भी आपको 11 नंबर तक है ना, नसीम शाह की अफगानिस्तान ने रिस्पेक्ट नहीं की, उन्होंने दे थॉट के गेम इज ओवर, हाथ से खींच के ले गया, 2 दफ़ा गेम छीक, 2 दफ़ा, 1 दफ़ा नहीं, बिकॉज इफ यू डोंट रिस्पेक्ट दिस गेम, this game will bite you back very big time. So I think यहाँ पे आपने किसी प्लेयर को नहीं देखना, तो हम कहते हैं ना वो उसको क्या कह रहे थे, उसने मेहरान को कह रहे थे अगले दिन, उसने प्लेयरों को बॉलिंग नहीं कर रहा था, वो क्रिकेटर्स को एक बैट्समैन को बॉलिंग कर रहा था, नाम को बॉलिंग नहीं कर रहा था। तो जब आप ऐसा एटीट्यूड होता है ना, तो फिर आपके पास चांसेस ज़्यादा होते हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि मैं बड़ा डरता था ब्रायन लारा से, मुझे लगता था इसने मुझे बहुत फैंटी मारनी, वो मारता भी था। वे एक दिन डिसाइड कर लिया कि यार खेलना है इसके खिलाफ, मैचेस तो चलते रहते हैं वेस्ट इंडीज़ पाकिस्तान के, इसके खिलाफ खेलना है, तो फिर यहाँ इसके साथ पंगा डाल लो, तो यहाँ फिर गिव अप कर दो, 2 ही चॉइस थे। तो फिर बिलीव किया कि इसको आउट कर सकता हूँ मैं, मेरे पास वेरिएशन है, मेरे पास वैरायटी है, मैं क्यों डरता हूँ इससे। आप यकीन मानिए गंदे बॉल पे भी मुझे 2-3 दफ़ा उसकी विकेट मिल गई, गंदे बॉल पे भी, वो विकेट टेकिंग बॉल नहीं था, पता है क्यों, आपका एटीट्यूड डिक्टेट करता है। वो जैसे हम कहते हैं रमज़ान है, चलो बता ही देते हैं, हदीस है जिसका मफ़हूम है इंसान अल्लाह से जैसा गुमान करता है ना, अल्लाह फिर वैसे ही फैसले करता है। आपका एटीट्यूड, जब आप कैच का सोच रहे होते हैं ना, तो आप बहुत अच्छा कैच करते हो, जब आप गेंद से डरते हो तो गेंद आपके पीछे पड़ जाती है, जब आप सोच रहे होते हैं ना गिर ना जाए, ड्रॉप ना हो जाए, गेंद भी आपके पीछे, और जिस बॉलर से आप डर रहे होते हो कि मैं ना यार इसको फेस ना करूँ जाते, उसी को फेस करते हैं, तो ये गुमान की बात आ गई ना। तो आई थिंक ये क्रिकेट में जितने भी कोटा ग्लेडिएटर की और हम बात कर रहे हैं, यू शुड प्ले दिस गेम, और अपनी एबिलिटी पे बिलीव होना चाहिए। और इन्होंने एक तीसरी चीज़ और चंगी की थी, जो क्या है कि इस वक्त कोटा ग्लेडिएटर के शेन वॉटसन, मोइन खान और जितने भी मैनेजमेंट है, दे हैव टू प्ले ह्यूज रोल टू टेक द टीम फ्रॉम देयर टू देयर। और आपने बात की थी पहले केक वॉक, देखें केक वॉक जो होता है वो केक पे चलना नहीं, रमजान के अंदर खजूर वॉक होता है। आज मैं क्या मीटर डाउन किया, आज डर जो मैं कह रहा था, ये अच्छी नींद पूरी कर कर आए आप भरपूर, बिल्कुल नहीं आज मीटर डाउन है, आज थोड़ा अंडर प्रेशर हूँ मैं कि यार यू शैल सी। बट जहाँ अंडर प्रेशर होने की बात हो रही थी, जहाँ अंडर प्रेशर होना, उस्मान तारिक, हम अभी ब्रेक पे जाने से पहले भी उस्मान तारिक की बात करते हुए गए थे, क्यों इतनी ज़रूरत पड़ गई कि उस लड़के, इट इज़ लाइक स्टेनिंग अ करियर, कि आप जो हैं फिर से खिला रहे हैं, अगर सस्पेंशन फिर से आ गई या फिर कोई म्यूचुअली कुछ अग्रीमेंट हो गई कि हाँ जी इसको रिपोर्ट ना करना, व्हाट इज़ हैपनिंग? आई थिंक ये क्लियर करना चाहिए, ये सिचुएशन को क्लियर करना चाहिए, वरना ये कई दफ़ा यू नो लाइक यू बिकम लाफ टू पीपल बेसिकली। अब इसको क्लियर करने में बड़े आसान है कि जी उसने रिमीडियल वर्क किया है, उसका जो प्रॉब्लम था उसने सॉर्ट आउट कर लिया 2 दिन में। अब ये तो एटलीस्ट मतलब कर सकते हैं, हम बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते हैं, बट समबडी हैज़ टू कम आउट कि बैन क्यों हुआ था, नेकेड आई से हुआ था, फिर हमने इनका टेस्ट लिया, वो नेकेड आई गलत थी, और नेकेड आई गलत थी तो कोयटा ग्लेडिएटर को एक मैच में इसको क्यों बाहर निकाला गया। तो ये सारे सिनारियो को रखने का बेहतरीन तरीका है, हम कहते हैं ना कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए, तो कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी सिचुएशन हो तो मीडिया में, आई बिलीव यू गाइज नो बेटर देन अस, क्या बात हुई, बैन किस नेकेड आई ने किया, थर्ड एम्पायर ने किया, किसने किया, क्या एविडेंस था उनके पास, उसके बाद दोबारा ये मैच क्यों खेल गए। आई थिंक दोज थिंग्स हैज़ टू बी एड्रेस। बिल्कुल सिंपल इज टेक्निकल कमेटी के बगैर तो नहीं आ सकते ना, क्योंकि अगर वो उन्होंने कहा है ये सारी चीज़ें टेक्निकल कमेटी के थ्रू ही होती हैं प्रोसेस। नहीं, उनको जो है एनसीए भेजा गया था वापस, और उनके एक्शन पे अमेंडमेंट्स, दिस इज व्हाट द प्रेस रिलीज भी नहीं, इट्स अ स्मॉल लिटिल मैसेज फ्रॉम द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, जो कि मीडिया को ऑल टुगेदर दिया जाता है, कि उनके एक्शन पे अमेंडमेंट करके ही इज़ बीन अलाउड टू फीचर इन PSL मैचेस, बट
if he would be reported one more time, he'll be suspended. So yes, this is what is happening. ये जो चीज़ें हैं ना, मैं आपको बताता हूँ, ये चीज़ें होती हैं या करियर ख़त्म करने वाली या करियर आगे ले जाने वाली। इसका तो ये हो गया, रिपोर्ट हो गया, आपने उसको रिस्क ले लिया शॉर्ट टर्म, ये इसको मैं कहता हूँ डेस्परेट मेजर्स। नहीं यार ये आ जाएगा, ये कुछ ना कुछ कर देगा, कर दिया वो अलग बात है, ना किया तो ये तो गया ना। और यही चीज़ होती है, एक बॉलर को कह आप लगा ही रखते हो सारा दिन, वो बॉलर कहता है यार मैं थक गया, मैं गेंद नहीं कर सकता हूँ, खुदा के लिए मेरा ये ना करो, छोड़ दो मुझे आगे के लिए अगले स्पेल में लगा दो। तो हम क्या कहते हैं, डेस्परेट मेजर के साथ एक लड़के को उड़ा ही देते हैं क्रिकेट के अंदर। ये आपको सोचना पड़ता है मोमेंट टू मोमेंट के इस लड़के को कितना यूटिलाइज करना है, कब करना है, एंड मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट। डोंट ओवर टायर हिम। ये हम करते हैं, ये तो बहुत ज़रूरी है, डोंट ओवर टायर हिम। और जिस तरह ओवर टायरिंग की हमने बात की है, हमने उस दिन नसीम शाह की बात की थी, जो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि इट्स रेस्ट इन, आप अगर रेस्ट की बात करते हैं तो रेस्ट इन पीस। अभी कुछ दिनों पहले किसी और प्लेयर ने भी यही बात की, फ़हीम अशरफ ने भी यही कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम में यू कैन नॉट सजेस्ट योर सेल्फ फॉर अ रेस्ट, क्योंकि द डे यू विल से कि नहीं जी आई फील माई बॉडी इज़ फटीग्ड एंड आई नीड रेस्ट, दिल से इसको तो खेलने का शौक ही नहीं। और ये फ़हीम के ऊपर लगा था इल्ज़ाम पास्ट में। आई थिंक इट्स अ वेरी फाइन लाइन, आई डोंट नो, आई मीन मुझे ये लगता है ये इतनी भी बुरी बात नहीं है। कोई लोग इतने जो क्रिकेट खेले होते हैं उनको पता है, वो खुद एक्चुअली कहने की जरूरत पड़नी नहीं चाहिए प्लेयर को क्या नीड रेस्ट। जो हम कहते हैं ना ओवरलोड, क्या जो ओवरलोड हो गया, वर्कलोड। अब इसकी इतनी बातें की जा रही है, वर्कलोड नेटों में नहीं होता, मैचों में देखना होता है वर्कलोड कितना होता है। आपने ये देखना होता है कितने ओवर मैच में किए हैं, कितने मैचेस ये खेल चुका है, अगले 2 मैचों में इसकी जरूरत है कि नहीं है, कौन से इंपॉर्टेंट मैच में इसको खिलाना है। तो यू नो लाइक यहाँ पे मैनेजमेंट का रोल बहुत क्लियर हो जाता है कि वो फिर उसको उठाते हैं और कहते हैं भाई 2 मैचों में रेस्ट करो। अब इस्लामाबाद यूनाइटेड ने नसीम को रेस्ट दिया है ना, उन्होंने वापस किया, कम बैक किया, 2-3 मैच लगातार खेले, फिर 1 मैच में उन्होंने रेस्ट दिया। और शादाब ने कहा कि जी ही नीड्स रेस्ट, क्योंकि अभी वापसी आई, इंजरी के बाद वापस आए। तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट कम्युनिकेशन। हमें जो लगता है कि प्लेयर जो डरते हैं, प्लेयरों को डरना नहीं चाहिए। और मैनेजमेंट फिर ऐसी हो ना, अभी कितनी दफ़ा से ये बात कर रहे हैं कि मिकी आर्थर की बात कर लें, आप जो मर्जी कर लें, आप जब आपके इंग्लिश कोचेस भी आते हैं तो उनको भी यही प्रॉब्लम है कि वर्कलोड, आप पाकिस्तान के कोचेस आते हैं वो भी फिर यही प्रॉब्लम। तो ये किसका, ये हल किसने निकालना है? ये जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो जिसके लिए रखा गया है, जिन लोगों के लिए। मैं एक बताता हूँ, एक चेयरमैन साहब से मेरी मुलाकात हुई, तो एक कोच थे हमारे, फॉरेनर कोच थे, उन्होंने उनको ईमेल की, मैच पाकिस्तान 2 मैच हारा हुआ था, एंड आई वाज हेड कोच ऑफ NCA। तो वो मैं उनको मिलने गया, तो वो अच्छा ट्रस्ट करते थे, वो मशवरा लेते थे। तो मैंने उनसे कहा कि जी, उन्होंने कहा देखो, उन्होंने ये ईमेल आई उस कोच की, उन्होंने कहा जी पाकिस्तान ऑल द बैट्समैन हैव अ प्रॉब्लम, दे डोंट नो हाउ टू रोटेट स्ट्राइक, उनको स्ट्राइक रोटेट करना भी नहीं आता और उनको डॉट बॉल खेलने आते हैं बहुत ज़्यादा, इसलिए हम ये 2 मैच लगातार हार गए। तो कहता देखो यू नो हाउ क्विकली ही फिगर आउट दिस। मैं कह सर, मैं आपको बताऊं, उसको फिगर आउट करने के लिए नहीं बताया, फिगर आउट के साथ साथ उसकी सोल्यूशन का भी निकालना चाहिए। फिगर आउट तो हमारे जब टीवी पे सब देख रहे हैं, वो भी कर लेंगे। पाकिस्तान के एक अवाम निकाल के बता देती है, आपका एक बंदा बैठ के बता देता है कि जी फिगर आउट क्या है। इसका हल निकालने के लिए लोगों को रखा जाता है कि ये डॉक्टर इसलिए रखे जाते हैं कि वो सोल्यूशन निकालें। वो बीमारी तो सब बता देंगे, अब बीमारी का हल क्या है ये वो इसलिए पैसे दिए जाते हैं आपको कोचेस में। तो अब ये उनका आई नेवर थॉट लाइक दैट। अब ये उनका इसलिए मैं कहता हूँ कि फॉरेन कोच था ना जिसने ईमेल भेजी थी, अभी कोई लोकल कोच होता तो ऐसी अप्रिसिएशन ना मिल रही होती उसको। नहीं, वही तो बात है ना कि कोई भी हो, हम सारे वी कैन मेक अ मिस्टेक ना, वी ऑल मेक अ मिस्टेक। हमें ये प्लान जो हम बात कर रहे हैं ना, डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है प्लेयरों को कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अंडर 16 में ट्रस्ट में आप लोगों ने कवर करके आए हो, प्रॉमिस यू कि हम ये बात करते हैं। मैं उनसे डिस्कस कर रहा था, वीडियो बना के, उनकी वीडियो दिखा के, मैंने कहा बेटा अगर आप इस पे बात पे हमें आप एग्री नहीं करते, डिसएग्री विद अस, हम आपको ज़्यादा शाबाश देंगे, क्योंकि इस कल्चर में ये डेवलपमेंट करना बहुत ज़रूरी है कि लोग आपको ना कह सकें और डिसेंट तरीके से ना भी हो सकती है ना, कि ये नहीं मैं नहीं मानता आपकी बात कि सर ये मुझे नहीं समझ आ रही, मैं अपने एक्शन से करूँगा। अगर वो उसके इम्प्लीमेंट करते उसको रिजल्ट नहीं मिलते, देन ही विल ऑलवेज कम बैक टू यू। फिर वो अच्छा स्ट्रांगली आपकी बात मानेगा। अगर मैं उसको फोर्स करूंगा नहीं तुम गलत हो, ये फलां हो, तो फिर वो प्लेयर भी डर जाएगा। जब भी आप उसके साथ काम करोगे, आपके अंडर वो काम करेगा, ही विल नेवर लेट यू नो व्हाट्स गोइंग ऑन इन उसके दिल में क्या गुजर रहा है।
तो इसलिए फाइन लाइन, बड़ी कंप्लीट फाइन लाइन है कम्युनिकेशन। और पूरी दुनिया में हम कोचिंग करके आते हैं, वहाँ प्लेयरों के साथ बैठ के डिस्कशन होती है कि वुड यू लाइक टू प्ले। और जिमी एंडरसन को एक दफ़ा वर्कलोड के ऊपर कहा गया ना कि नेट में बॉलिंग ना करो, तो आगे से जिमी एंडरसन ने अपने कोच को क्या कहा, वो मेडिकल बंदे को क्या कहा, उसने कहा आई नो व्हाट इज़ माई गेम एंड आई नो हाउ व्हाट इज माय प्रिपरेशन। मुझे पता है मैंने क्या करना है क्या नहीं करना, इट्स माई ड्यूटी। अगर मुझे सीरियस इंजरी होगी देन यू कैन टेल मी, मुझे पता है कि मुझे किस चीज़ पे मैं वर्कआउट करना। और पूरा दिन उसने कल बॉलिंग की हुई थी नेट टेस्ट मैच में, अगले दिन आके नेट में बॉलिंग कर रहा है। तो उसको जो उसको मना किया गया, तो उसके मना करने के उसने आगे से कह दिया साहब कि आई नो माई गेम, यू थैंक यू वेरी मच फॉर योर कंसर्न बट आई नो माई गेम। और अपनी बॉडी को अपने आप से ज्यादा कोई भी नहीं जान सकता। बट जो सोल्यूशन की बात हम देखिए पीजे मीर साहब, हमने कम्युनिकेशन गैप, तो ये तो पता नहीं हम कौन से अरसे से सुनते आ रहे हैं दैट देयर इज ऑलवेज बीन अ कम्युनिकेशन गैप इन पीसीबी एंड द प्लेयर्स एंड द मीडिया एंड द स्टेक होल्डर्स, सब में कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप रहता है जिसकी वजह से कन्फ्यूजन बिल्टअप होती हैं। बट क्या एक ऐसा प्रोग्राम नहीं बन सकता, क्योंकि हमारे पास क्लिफ है, बहुत अरसे से ट्रेनर है हमारे, क्लिफ अभी भी हैं, अभी भी एग्जिस्ट करते हैं क्लिफ उस सेटअप में, और भी लोग हैं जो एनसीए में मौजूद हैं। क्या एक ऐसा ऑटोमेटेड प्लान नहीं बन सकता कि शाहीन ने लगातार अगर इतने मैचेस खेल लिए हैं, नाउ ही नीड्स टू रेस्ट, इससे ज़्यादा मैचेस ऑन द रन इतने टाइम फ्रेम इतने टाइमिंग में नहीं खेल सकता, नसीम 3 महीने में इससे ज़्यादा मैचेस नहीं खेल सकता, दिस इज़ हाउ वील मैनेज हिज वर्कलोड। कैन वी डू सच काइंड ऑफ अ थिंग? इट्स डिफ़िकल्ट, इट्स डिफ़िकल्ट। मेन चीज़ जो होती है कि जब कम्युनिकेशन की बात करते हैं, योर कोच, योर कैप्टन एंड परहैप्स द टीम मैनेजर, या अगर आपका और भी है कोई भी, इनका रैपो होना चाहिए लड़कों के साथ। द बॉयज़ हैव टू बी गिवन दैट कंफर्ट लेवल। इनको कंफर्ट लेवल देंगे ना, ये जब खुद अंदर से निकलेंगे ये आपको हर चीज़ बता देंगे, क्योंकि ये हमारे लड़के झिझकिचाते हैं, ये बोलते नहीं हैं, हमारे कम्युनिकेशन ज़रा पुअर है। मैंने हमेशा इंसिस्ट किया, अभी नहीं बहुत पहले भी, कि हमारी टीम के लड़के जाके मिलें, दूसरे ड्रेसिंग रूम में जाएं, गप्पे शप्पे लगाएं, लेकिन नहीं जाते हम। ये मुश्ताक आपको बताएंगे, हम हडल कर लेते हैं, एक आपस में बैठ जाते हैं, वो यार इनसे गप्पे लगाओ ना, इनके जात देखो, क्योंकि हमने यहाँ पाकिस्तान में इन पर्टिकुलर नाम को खेला, गेंद को नहीं खेला। और यही वजह है कि हम कई जगह सक्सेस हो जाती है, जो एक एक्सेप्शनल निकल आता है, और जो नहीं होता है, जो हो सकता है आगे, वो नाम खेल के आउट हो जाता है या विकेट नहीं लेता वो, जिस तरह अभी मुश्ताक ने भी बात की। तो ये जो नाम को ख़त्म करो, ये एक ही तरीका है, आपके साथ बंदा ऐसा हो। हम तो लकी थे, आसिफ इकबाल, मुश्ताक हमें बताते थे यू नो मैच के अंदर क्या करना है क्या नहीं, इंतखाब एंड ऑल दैट, तो ये आपको ब्रीड करते हैं। रेस्ट आपका अपना है। सो योर क्वेश्चन is an important one as far as any sport is concerned, कि communication skills have to be implemented and repo होना चाहिए। अभी सॉरी टू मैगरा था, गिलान मैगरा ससेक्स से साइन किया और लंबे पैसे ले रहा था। उसकी ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड की डिमांड क्या थी ससेक्स वालों से, कि ही विल नॉट बॉल मोर देन 15 ओवर्स अ डे, और वहाँ पे 110 4 ओवर होते थे, 104, अब दूसरा ओवरसीज मैच था। तो मुझे कोच ने बुलाया, मैंने कहा ही इज कमिंग हियर टू प्रिपेयर हिमसेल्फ फॉर एशेज, ही इज नॉट हियर टू विन योर मैचेस। सो ही 15 अपने पैसे देने, 15 ओवर क्यों करें? व्हाई नॉट यू शुड हैव द गाय हु कैन गिव यू 20 ओवर्स एंड 25 ओवर्स एंड ही गिव यू एवरीथिंग। तो आपने डिसीजन करना होता है। फिर उसको समझ आई कोच को, उसने कहा ठीक है। मैंने कहा मैं बॉलिंग करता हूँ ना, तो मुझे पता है मेरी पर्सनल परफॉर्मेंस भी है, पर 11 ओवर के बाद 15 ओवर के बाद मैं जो ना कर दूंगा, आपकी टीम का सारा एटमोसफियर खराब हो जाएगा। लोग कहेंगे यार ये बड़ा प्लेयर है, जो मर्जी करे। तो आप बड़ा प्लेयर होने के फिर क्रिकेट को इस तरह करेंगे। मगर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड सेल्फिश था, उसने कहा कि जी मेरा बंदा क्यों एग्जॉस्ट हो, एशेज से पहले इसको कंडीशन का भी पता चल जाएगा, उससे वेदर से भी क्लाइमेट से होएगा, और इसके साथ साथ क्या करेगा कि उसको पैसे भी मिल जाएंगे और वो हमारे लिए फायदा होगा। अब ये चीजें जो है ना पीसीबी के साथ, पीसीबी कर रहा है ये नहीं कि पाकिस्तान पीसीबी को बहुत क्रेडिट देना चाहिए एक चीज़ का, कि जो उन्होंने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट इतने जंप करवाया है, तो वेरी गुड। आई थिंक दे डिजर्व, पाकिस्तानी प्लेयर्स डिजर्व टू गेट मोर, बट सेम वाइस वर्सा फिर परफॉर्मेंस को भी आप उस तरह इनहांस करो, परफॉर्मेंस को भी उस तरह दो। फिर आपको देखना पड़ेगा कि श्रीलंका में हमारे प्लेयर जाके एग्जॉस्ट हो जाएंगे, वी शुड नॉट गिव देम एनओसी देयर। हम बांग्लादेश की एनओसी नहीं देंगे, वहाँ क्रिकेट ग्राफ नीचे जाएगा, ठीक है दे आर अर्निंग मनी, बट वी गिव देंगे पाकिस्तानी स्टैंडर्ड के मुताबिक कॉन्ट्रैक्ट है, और मिलना चाहिए। और अगर पीसीबी के कोई पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कोई लड़का सेक्रीफाइस
करता है तो उसका 50% 30% उसको दे के उसको कहो यार यू शुड रेस्ट। और वो जो वर्कलोड मैनेजमेंट की बात है वो सिर्फ वर्कलोड पाकिस्तान के लिए ना हो, वो जो लीग्स खेल रहे हैं उसमें भी वो वर्कलोड मैनेज होना चाहिए। ये हैंड इन हैंड चलेंगी दोनों चीज़ें। ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो इमाद वसीम ने भी जोर का जोड़ में गुफ्तगू की है, क्या कहा है उसके हवाले से भी आपको दिखाएंगे सुनाएंगे आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। एंड वेलकम बैक टू जोर का जोड़ PSL सीजन 9 स्पेशल डिस्कशन। हमारी शुरू तो हुई थी कल के मुकाबले से जो मुल्तान सुल्तान्स और क्वेटा ग्लैडिएटर के दरमियान हुआ था, मगर उसके बाद और बहुत सारी जगह डिस्कशन आगे बढ़ गई बिकॉज पाकिस्तान क्रिकेट में जब आप चीज़ें अनफोल्ड करते हैं तो मैनी इश्यूज़, और बड़ी बात यह है कि इन इश्यूज़ के साथ साथ भी जब हमारी टीम इतना अच्छा परफॉर्म करती है तो ये इश्यूज़ जब डिमिनिश हो जाएंगे या इन इश्यूज़ को अगर हम सॉल्व कर लेंगे तो उसके बाद और कितनी बेहतरी हो जाएगी। कम्युनिकेशन गैप इज़ द बिगेस्ट कल्प्रिट हियर, जिसकी हम हमेशा बात करते हैं कि कम्युनिकेशन गैप जो है वो सबसे बड़ा मसला है। हमारे यहाँ खुल के बात नहीं होती, कम्युनिकेट नहीं किया जाता। एक और खुल के ना बात करने वाला शिकार हुए एक और हमारे प्लेयर, और अचानक से ख़बर आई कि उन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस कर दी। क्यों रिटायरमेंट अनाउंस कर दी? बिकॉज़ उनको एक लीग की NOC रिक्वायर्ड थी और उनके फ़ोन कॉल्स उठाना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो भी ओहदेदारान थे उन्होंने बंद कर दिया था। एंड इवेंचुअली ही डिसाइडेड इट्स बेटर कि इतने अरसे खेलने के बाद भी इफ़ आई एम नॉट गिवन दैट ड्यू रिस्पेक्ट तो मैं आगे ना खेलूं। बट अब इस वक्त क्या उनके तासुरात हैं, क्या वो सोचते हैं, क्या वो पाकिस्तान को वापस सर्व करने को तैयार हैं? बिकॉज बहुत सारे लोग उनका नाम ले रहे हैं, PSL में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं उन्होंने। मैं बात कर रही हूँ इमाद वसीम की। इमाद वसीम ने कादिर ख्वाजा से की डिस्कशन, क्या बात हुई, क्या गुफ्तगू हुई, आपको दिखाते और सुनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे साथ इस्लामाबाद यूनाइटेड के ऑलराउंडर इमाद वसीम मौजूद हैं। इमाद, बहुत शुक्रिया वक्त देने का। ये बताएं कि पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 9 में इस मरतबा कराची किंग्स को छोड़कर इस्लामाबाद यूनाइटेड का सफ़र किसने मजबूर किया? किसी ने बुलाया कि या शदाब ने फोर्स किया कि आप आए हमारी टीम में खेलें? नहीं, ऐसे नहीं है। आई थिंक ट्रेड हुई है। सो ट्रेड में ये होता है कि दोनों टीम्स एग्री करती हैं और फिर प्लेयर एग्री करता है। सो जब ट्रेड की बात है दोनों टीम्स ने एग्री किया, फिर मेरे पास कॉल आई, सो आई एग्रीड एज वेल। सो इसी तरह हुआ था सारा कुछ। अच्छा मैम, कराची किंग्स को छोड़ने का कोई अफसोस है या उससे बड़ी वाबस्तगी थी? बड़ा मतलब आप पुराना उनसे PSL खेलते हुए आ रहे हैं, तो कोई अफसोस है उसको छोड़ने का? देखें, हम प्रोफेशनल क्रिकेटर्स हैं। प्रोफेशनल क्रिकेटर्स की लाइफ में ये चीज़ें चलती रहती हैं। फ्रेंचाइज चेंज होना कोई वो नहीं होता। हाँ, मैं 8 साल कराची से खेल रहा हूँ। कराची की टीम, कराची के ओनर, कराची के लोग मेरे दिल के बहुत करीब हैं और अभी भी हैं और हमेशा उनके लिए बेस्ट विशेज़ हैं। और देखें, नया चैप्टर कभी स्टार्ट होता है और समटाइम्स उस तरह नहीं हो सकता जिस तरह होना चाहिए, लेकिन यही क्रिकेट की खूबसूरती है कि हर दिन एक जैसा नहीं होता या हर टूर्नामेंट एक जैसा नहीं होता। रावलपिंडी आपका होम टाउन है और उसमें जो तमाशाई थे वो तंग कर रहे थे, बाबर के नारे भी लगा रहे थे और सोशल मीडिया पर एक क्लिप भी वायरल है जिसमें आप अपनी शर्ट उतार के उन्हें अपना नाम बताते हैं। तो यही माजरा क्या था? नहीं, कुछ नहीं। देखें, टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, मुझे ये चीज़ बॉदर नहीं करती, ना मुझे इरिटेट करती है। बाबर दुनिया का बेहतरीन प्लेयर है और अगर वो थोड़ा छेड़ रहे हैं और कुछ कर रहे हैं उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं तो एंजॉय करता हूँ इसको। और बाहर की आउटसाइड ऑफ द लाइफ कभी भी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन ग्राउंड के अंदर थोड़ा शुगल वगैरह लगा रहता है तो एंजॉय करता हूँ मैं भी उसको बहुत ज़्यादा। अच्छा इमाद, आपने जो है वो वक्त से पहले रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया, क्या वो गुस्सा था, तजुर्बा था या एहतजाज था? इसकी वजह क्या थी इतनी जल्दी रिटायरमेंट लेने की? कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। आई थिंक मैं उस स्पेस में नहीं था जिस स्पेस में मैं जाके फिर उस तरह परफॉर्मेंस कर सकूँ। यू नो, जब आप दिमागी तौर पे उस स्पेस पे नहीं होते, दिमागी तौर पे उस स्पेस का मतलब नहीं है कि आप पागल हैं या आप कुछ है, यहाँ पे ऐसा बना दिया जाता है कि आप पागल हैं, ऐसे नहीं होता। जब आप मेंटली उस जगह पे नहीं होते, उस स्टेट ऑफ माइंड में कि यार मैं उस तरह एफर्ट कर सकूँगा, उस तरह वो कर सकूँगा, या मेंटली मेरा थोड़ा सा इशू था तो उस वजह से लिया था। ऐसी कोई और चीज़ नहीं थी कि कोई एहतजाज वगैरह या गुस्सा, कुछ भी नहीं था ऐसा। गुस्सा था, तजुर्बा था या एहतजाज था? ये एक बड़ी पावरफुल बात है मुशी भाई, बिकॉज
कभी कभार यस, पर ऑफ द मोमेंट में हम ऐसा डिसीजन ले लेते हैं व्हेन वी आर नॉट ट्रीटेड वेल फ्रॉम द फादर बोर्ड, बिकॉज ऑब्वियसली हम वी लुक अप टू द बोर्ड एज अ फादर फिगर, और कभी कभार एहतजाज भी होता है कि मैं इतना बड़ा खिलाड़ी और मुझे इस तरह ट्रीट किया गया। So, आपको क्या लगता है माद वसीम के केस में क्या था? आई थिंक वही कम्युनिकेशन गैप, कम्युनिकेशन गैप है। आप देखें किसी भी को बड़ी मोटी से फॉर्मूला ज़िंदगी का है कि आप इज़्ज़त कमाना चाहते हो, लोगों को इज़्ज़त देना शुरू कर दो, बड़ा होना चाहते हो, लोगों को बड़ा करना शुरू कर दो। कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। हमारे कम्युनिकेशन गैप इसलिए है कि जब हम किसी को डिस्कार्ड करते हैं तो हम ये सोच नहीं सकते वो दोबारा भी आएगा, क्योंकि हम समझते हैं कि दैट्स इट, हिज टाइम इज़ ओवर। उससे फिर क्या होता है कि जब वो हार्ड वर्क करके दोबारा वापस आता है तो वो फिर उसके नज़र में वो देख के आता है कि अच्छा तुम लोगों ने मुझे कैसे ट्रीट किया था, मैं तुम्हें बताता हूँ। सो ये एक ऐसी जंग है जो कभी ख़त्म नहीं होती। सो आई थिंक इसके लिए अमाद के केस में आई थिंक अमाद बड़ा सीजनल प्लेयर है, पाकिस्तान को बहुत सर्व किया उसने, एंड वी हैव अ लॉट्स ऑफ रिस्पेक्ट फॉर अमाद और एनी क्रिकेटर हु सर्व द गेम। और पीसीबी भी बहुत इज्जत करने वाला है कि डिपार्टमेंट है, बट यहाँ पे क्योंकि पिछले दिनों ना इतनी शफलिंग हुई है कि लोगों को पता ही नहीं चल रहा था कि कौन किसकी बात करे। आप यकीन माने कई दफ़ा उनको भी बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहिए। मुझे कई दफ़ा लगता है कि लाइक लुक आई एम लुकिंग फॉर रिस्पेक्ट, बट हु किससे, टू हुम, फ्रॉम हुम, कहाँ से मिलेगी? लगता है ना वो कहाँ से मिलेगी? तो जो लोग एम्प्लॉय हैं जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं वो तो नहीं बेचारे करेंगे, वो तो क्या करेंगे आपसे बात। अगर मुझे ड्रॉप किया गया या मुझे निकाला गया या कुछ भी हुआ मेरे साथ, तो उसमें चेयरमैन साहब आते हैं चले जाते हैं, सिलेक्टर आता है चले जाता है। तो इसमें फिर ये चीज़ें जो है ना वो दोनों तरफ से देखी जाएंगी। आई थिंक ओवरऑल देखा जाए तो अल्लाह का शुक्र है, मुझे ये लगता है कि अब चीज़ें काफ़ी ठीक होने वाली हैं, क्योंकि वहाब रियाज की एक चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी है, उसको मैंने देखा सर्व करते हुए ना, जब वो ये स्पोर्ट्स बना है, स्पोर्ट्स मिनिस्टर बना है, तो आई थिंक उसकी मैंने देखा है ही इज़ वेरी डेडिकेटेड अपने काम से, सुबह सुबह पहुंच जाता था। अब उसकी कम्युनिकेशन भी आती है, बात करनी भी आती है, उसके साथ खुद भी काफ़ी दफ़ा हुआ है। कहते हैं ना बंदा अपनी गलतियों से सीख के फिर वो दोबारा रिपीट नहीं करता। बड़ा प्लेयर, बड़ा इंसान जब गलती कर लेता है तो फिर दोबारा गलती नहीं करता वो। तो आई थिंक वहाब हो गया, और जितने भी यंग लड़के आ रहे हैं अब पाकिस्तान को सर्व करने, नॉट इन क्रिकेट लाइक इन मैनेजमेंट, आई थिंक दे शुड नो दिस कि कम्युनिकेशन। अमाद आपको हम इसलिए ड्रॉप कर रहे हैं, आपकी फिटनेस का इशू है, आपके एटीट्यूड का इशू है, जो भी आपका इशू है, सो उसको एड्रेस किया जाए और उसको बताया जाए। अगर वो कहता है कि जी ये बात सही नहीं है, तो उन्होंने कहा जी हम फील करते हैं, ये हमारा ये पूरा ग्रुप फील करता है, इसमें आपने ये इम्प्रूव करना है, ताकि अगला बंदा जाके अपनी गलतियों को सीख के फिर दोबारा आके वापस पाकिस्तान को सर्व करे। अगर मैं बॉलिंग अच्छी नहीं कर रहा हूँ, कहे जी बॉलिंग आप अच्छी नहीं कर रहे, थैंक यू वेरी मच, आपका परफॉर्मेंस बुरी नहीं है, मगर आपका रिदम फिटनेस आपकी वो नहीं है जो हम रिक्वायरमेंट है, थैंक यू वेरी मच। आप बुरा लगेगा, मुझे बुरा लगेगा, मैं 10 दफ़ा और भी लड़कों को गिना दूंगा जी उसको निकाल दिया, उसको क्यों खिला रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों को आपने फिर उसको लेना है, फ्रंट आउट करना है। तो आई थिंक ओवरऑल देखा जाए कम्युनिकेशन इज़ द की। सिंपल चीज़ें रखें, सिंपल चीज़ें रखेंगे तो इंशाल्लाह हमें अच्छे रिजल्ट्स मिलने के चांसेस हैं। बिल्कुल, क्योंकि पीजे मीर साहब एक और ऐसा ही केस इससे पहले, मतलब मेरे ख्याल से जिन्होंने इस चीज़ों का, इन सिलसिलों का ट्रेंड सेट किया, मोहम्मद आमिर, जिन्होंने एक बहुत बड़ी हेडलाइन बनाई कि मेंटल स्ट्रेस की वजह से आई एम क्विटिंग एंड आई एम रिटायरमेंट अनाउंस कर रहा हूँ मैं पाकिस्तान से, बिकॉज आई बीन मेंटली टॉर्चर्ड बाय द मैनेजमेंट। एक ही आई खबर, उसके बाद कुछ टाइम बाद हमने माद वसीम की देखी कि अर्ली रिटायरमेंट एक प्लेयर की तरफ से आई, इसी कन्फ्यूजन्स की वजह से। नाउ दैट वी लुक एट आवर टीम, और जितनी आवाज़ें अब उठती हैं, वापस लाएँ मोहम्मद आमिर को, वापस लाएँ माद वसीम को, वापस लाएँ। फिर या तो एक दफ़ा अगर वो आपने प्लेयर्स को नहीं वैल्यू किया, वो चले गए, तो थैंक यू वेरी मच हो जाना चाहिए, या फिर अगर ज़रूरत है, जैसे माद वसीम की शायद ज़रूरत है वर्ल्ड T20 में, या फिर अपनी ईगो को मार के पाकिस्तान के लिए जो बेहतर है वो सोच के आगे बढ़ जाना चाहिए। What be your take on that? We don't respect players as they should be respected. हमारे जो पुराने प्लेयर्स होते हैं उनको तो हम बिल्कुल ही नहीं करते हैं रिस्पेक्ट, क्योंकि वो कहते हैं ना आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। उनको कहीं आप उनका कोई रोल भी नहीं देखते, दे आर टोटली डिस्कार्डेड। लेकिन जो आपने जिन लड़कों के नाम लिए हैं, कई लड़के हैं, मैं समझता हूँ, देखो गलतियाँ हर एक से होती हैं। जब गलती हो जाती है एंड यू सर्व दैट पेनेंस, उसके बाद आपका टाइम होता है रिहैबिलिटेशन का। आप रिहैब पे तो जाते नहीं, आप उस पर तनकीद कर देते हैं, उसने ये किया, उसने ये, और भाई कर दिया तो कर दिया। पूरी दुनिया में बड़े बड़े गलतियां होती हैं, लेकिन ये तो नहीं है कि उनको पेनलाइज करो। आप इनको आगे लेके चलो, रिहैब करो, एंड इफ यू थिंक यू कैन गेट द बेस्ट आउट ऑफ देम, व्हाई नॉट। ये हमारे में पॉलिसी नहीं है।
हमारे में पॉलिसी है आज का हीरो कल का जीरो। ये एक स्टैंडर्ड, ये आप देख लो आज की क्रिकेट में भी है, पहले भी यही होता रहा है। तो यही वजह है कि हम अपने आप को डेवलप करते नहीं। ऊपर से हमारा बोर्ड इस तरह है जिस तरह वो चटखारा बनाते हैं, कभी कोई आ जाता है, कभी कोई आ जाता है, कभी कुछ इस तरह की हौच पौच हम करके। तो अगर हौच पौच वहाँ होगी तो यहाँ लड़का क्या करेगा, मुझे बताओ आप। डिविजन्स के अंदर ये होता है, प्रोविंसेस के अंदर ये होता है, इवन बैंक्स के अंदर ये होता है। तो अगर आपने ये करना है तो आपकी गेम किस तरह डेवलप करेगी? आपके चटखारे पे ना मुशी भाई की मुस्कुराहट मैं कहने लगा था, मैंने कहा रिदम में आए हुए तो मैं मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि हम कम्युनिकेशन की बात करें तो ये भी स्किल ऑफ कम्युनिकेशन है कि आप बीच में टोके ना। जब चटखारे की बात की ना तो मैं क्या रोजे चले 4 घंटे पे कहने लगे बिल्कुल एब्सोल्युटली। तो उसके अंदर देखो जी हमें ये करना है। और हमने इतने अच्छे लड़के, हम स्क्वाश के नंबर 1 थे, हॉकी के नंबर 1 थे, आज देखो कहाँ है। हम पास ग्लोरीज में फंसे रहे ना, हम उसी 92 में फंसे रहे, हम उसी हॉकी के चैंपियनशिप्स में फंसे रहे, गोल्ड मेडल्स में फंसे रहे, या हम स्क्वाश में जहाँ शेर खान और जहांगीर खान में फंसे रहे। हमने और डेवलप। कराची कितना बड़ा वेन्यू है, yes. मुझे बताएं आपने कितनी टफ ग्राउंड्स बनाई हैं उधर, मुझे बता दें आप। लुक एट द पॉपुलेशन एंड लुक एट द टफ ग्राउंड्स देयर। क्यों नहीं डेवलप हुई? हम कराची की बड़ी बातें करते हैं, करते क्यों नहीं? लाहौर में भी नहीं है। नहीं जी, लाहौर में कुछ नहीं है। द क्वेश्चन इज कि और जो ग्राउंड्स हैं वो एक आम आदमी के लिए नहीं है, एक्सेसिबल नहीं है वो। सो आप इसको डेवलप करो। ये इन्होंने पिछले किया था, ज़हीर अब्बास आए थे, उन्होंने यहाँ काफ़ी ग्राउंड्स की डेवलपमेंट की थी। मुल्तान के अंदर ग्राउंड, जो मुल्तान के आपको बताएंगे, वहाँ जो स्टेडियम है वो उसको शादी का बनाया हुआ उन्होंने। मुझे अनीफ अब्बासी ने बताया, मैं कहा यार यू आर नाउ रिस्पॉन्सिबल, डू समथिंग ऑन दिस। तो आप अगर इनको मिसयूज कर दोगे, रहीम खान के अंदर आपके पास है, हर चीज़ है, बट व्हाई डोंट यू डू इट? क्वेश्चन इज हम बातें करेंगे बड़ी, इम्प्लीमेंटेशन कोई नहीं, काम नहीं। हमें इट्स टाइम टू गेट आउट एंड डू इट एंड दैट्स द वे फॉरवर्ड। बातें बड़ी हैं, यही वक्त है। मुश्ताक अहमद साहब, ये कम्युनिकेशन गैप की बड़ी बात होती है, ये क्यों है? वजह क्या नजर लगता है? एक गैप है जी, प्लेयर्स की तरफ से है, उधर की तरफ से, क्यों है? देखिए ये बड़ी कॉमन सेंस की बात है कि जब आप कोई डिसीजन लेते हैं और आप किसी को प्लान में हिस्सा नहीं, किसी प्लान का हिस्सा नहीं, फिर इमाद की बात ले लेते हैं, इमाद से बात, आमिर की बात सुन लें। अगर उन्होंने क्रिकेट छोड़ी है, देखिए सबसे पहले तो आपकी नीयत पे डिपेंड करता है कि यू लिविंग ए क्रिकेट फॉर मनी और यू लिविंग क्रिकेट फॉर समथिंग यू रियली फीलिंग अपसेट अबाउट मेंटली, जो आपको रिस्पेक्ट नहीं दी गई। उसके ऊपर नीयत, कहते हैं ना इन्नमल अमालु बिन्नियात, सारी दारोमदारों का गेम जो है नीयतों के ऊपर है, वो दिलों की अल्लाह ही जानता है। हाँ, जो कुछ कम्युनिकेशन का गैप है, मैं अगर कोच हूँ या सिलेक्टर हूँ, मैं कहूँगा जी पीजे मीर साहब, यू नॉट प्लेइंग टुमारो, यू नॉट परफॉर्मिंग वेल, रादर देन मैं उसको कह दूँ कि जी आप नहीं खेल रहे और किसी और के थ्रू करवा दूं, उससे होगा पता क्या, ही विल थिंक कि यार क्या हो गया, यू नो, जिसके साथ होता है ना वो रियलिटी को फेस करना नहीं चाहता। कई दफा रियलिटी यही है कि ही डजंट डिजर्व टू गेट टू प्ले अ गेम, बट ही वुड नेवर एग्री टू द फैक्ट। ठीक है ना, अब ये एक हाश रियलिटी है, हाश कम्युनिकेशन है जो आपको करनी पड़ती है। कई दफ़ा आप अपने बच्चों के साथ ऐसी हाश कम्युनिकेशन करनी पड़ती है कि आपके रिजल्ट्स नहीं आए, आई एम सॉरी वी कांट गिव यू दिस, यू नो, यू नॉट डिजर्व टू गेट दिस। तो आपने जब उसको बता देना है तो देन आइदर ही हैज़ टू कम बैक विद हिज परफॉर्मेंस, और जो आपने उनको गलती बताई है मां साहब, आमिर साहब, तुम्हारी बॉलिंग वो नहीं रही, अब अगर वो कहते हैं कि जी ठीक है मुझे इज़्ज़त मिली है, वी रिस्पेक्ट यू, वही हम डिस्कार्ड नहीं किया आपको, आप हमारे प्लान का हिस्सा हो, ये हमारा प्लान का हिस्सा है, मगर आपका वो इंटेंट, वो परफॉर्मेंस नहीं आ रही, तो आपको ये चीज़ें करनी है। वो गाय जाएगा, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में जाएगा, जाके परफॉर्मेंस करके आ जाएगा, उसके लिए तो प्लेटफॉर्म ही बड़ा ईजी है, वो 2 मैचों में करेगा, ठक करके वापस आ जाएगा। यही चीज़ है कम्युनिकेशन के। हमारे, मुझे लगता है कि कई दफ़ा जब सिलेक्टर टीम अनाउंस करते हैं उसके बाद बताते भी नहीं है कि आप ड्रॉप किस बात पे हुए हैं, आपका वजह क्या बनी है, और हम आपको सोच भी रहे हैं कि नहीं सोच रहे। तो ये सारी चीज़ें जो होती है ना, ये कम्युनिकेशन इस तरह बढ़ती है। क्या ईगो की वजह से भी होती है? आई थिंक ईगो के साथ साथ ईगो भी हो सकती है कि मैं क्यों बताऊं, मैं उसके साथ बात क्या करूंगा, अगर उससे मुझसे क्वेश्चन कर लिया तो मैं क्या जवाब दूंगा। यू नो, सम टाइम ये भी बात होती है कि मैं उसको क्या कहूँगा। आई थिंक उसकी पर्सनैलिटी ऐसी, ही विल आस्क मी लॉट्स ऑफ क्वेश्चन, जब मुझसे लॉट्स ऑफ क्वेश्चन करेगा तो मैं क्यों पागल बनूँ, इट्स ओके, मैंने ख़त्म कर दी तो ख़त्म कर दिया। अब इस रियलिटी को फेस ना करने पर क्या हुआ, चीज़ें बड़ी इशू हो जाती हैं। वो जाके मीडिया में जाके बैठ जाता है, वो अपनी बात करता है, फिर एंड में क्या होता है कि सिलेक्टर आके कहता है कि जी मैंने उसको फ़ोन किया बाद में।
बाद में नहीं, तब करना चाहिए। चीफ सेलेक्टर या कोचेज़ या कप्तान का काम होता है कि प्लेयर को ड्रॉप होने से पहले या टीम में लेने का। अब देखो ना, हम कितनी जल्दी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। 2 दिन पहले 4 दिन पहले हम क्या कह रहे थे, मिल गया जी नाफे, मिल गया फलां, मिल गया जी, टीम मिल गया। अब उस वजह से जो बच्चा है वो बड़ा टैलेंटेड बच्चा है, ये थोड़ी है कि उसको डिस्कार्ड कर दिया जाए। अब उसको आप देखिएगा कि इस वक्त उसके साथ जो कम्युनिकेशन अच्छा करेगा, जो उसके साथ अच्छे तरीके से बैठ के उसको समझाएगा कि तुम अच्छे प्लेयर हो पर तुम इस कैबल नहीं हो अभी कि तुम्हें सोचा जाए। यू आर नॉट थिंकिंग अबाउट लाइक बेसिक्स। आप फर्स्ट क्लास के लॉन्गर रन में देखेंगे आपको नहीं। और साथ में मेन चीज़ है ये जो सेल है ना, ये पीसीबी को बंद कर देनी चाहिए। ये जो सिलेक्टर्स की सेल लगा देते हैं, आज एक सिलेक्टर है, कहीं ऑल सिलेक्टर आ गया, तीसरा कोई और, तो लड़कों को कौन बताएगा? देखो ना, एक सिलेक्टर ने एक आपका रेपो आपके साथ हो गया है तो चलो हो गया। अब वो उसको गाइड कर रहा है, इन द मीन टाइम वो सिलेक्टर बाहर हो गया, तो नया सिलेक्टर आके उसकी क्या कम्युनिकेशन आएगी? तो अभी तो चेयरमैन की भी सेल लगी हुई थी ना, उसकी भी सेल लगी हुई है। कोई कंसिस्टेंसी, मतलब आप अगर पिछला साल उठा के देख लें तो देयर हैज नॉट बीन एनी कंसिस्टेंसी in the chairmanship, in the selectors, in the coaches. We are coachless right now. बिल्कुल ऐसा है। No, we've got flying coaches, but Pindi to Lahore, but that's about it. नहीं, मगर ये बड़ा ये कंसर्न है। Yeah, that is a concern. अभी हमने कितनी दफ़ा बात की है, जिस तरह हम बात करते हैं, समटाइम आई फील एम्बैरस कि अपनी एग्जांपल नहीं देनी चाहिए। अल्लाह ने शुक्र है अल्लाह का कि हमने दुनिया में सिस्टमों के अंदर काम करके देखा हुआ दुनिया की। अब जब हम यहाँ पे इस सिस्टम को सिर्फ इतना कहना चाह रहे हैं, जिस बंदे को भी हायर करें, जस्ट बाय योर टाइम, डोंट गो विद द नेम, नाम के ऊपर ना जाएं, बाय योर टाइम, थिंक अबाउट इट, व्हाट यू डूइंग इट, उसके ऊपर आप कंसर्न करें, मशवरा करें और 2-3 बंदों से मशवरा करें, कहाँ से वो आया, कहाँ उठ के गया है, क्या कोच रखना है, सिलेक्टर रखना है, क्या इसका इन लड़कों के साथ क्या कम्युनिकेशन है, इसकी बैकग्राउंड क्या है। मैं एक काउंटी क्रिकेट जो आम काउंटी फर्स्ट क्लास क्रिकेट है, वो 10,000 दफ़ा क्वेश्चन करती है एक मुश्ताक अहमद को रखने के लिए। मेरे 10 बंदों से पूछती है कि जी कैसा बंदा है। वो कभी वसीम भाई को फ़ोन करके पूछेंगे, कभी किसी को पूछेंगे कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस गाय, लाइक वी आर गोइंग टू साइन हिम, व्हाट डू यू, प्लेयर अच्छा प्लेयर तो हमें पता है, परफॉर्मेंस तो अच्छी है इसकी, मगर इज ए गुड मैन इन द ड्रेस रूम, क्या ये टीम की इन्वायरमेंट को ख़राब तो नहीं करेगा? ये सारी चीज़ें जब आप रिसर्च करके पूरा उसकी रैकी करके जब आप किसी को जॉब देते हैं ना, फिर आपका दिल भी करता है उस बंदे को बैक करने का। अगर आपका दिल क्यों नहीं करता, एकदम उठ क्यों जाता है? एकदम हम एक बच्चे को इस तरह का बड़ा प्लेयर बना देते हैं, फिर दूसरे दिन उसको गिरा देते हैं। इसका मतलब वो बच्चा कसूरवार नहीं है, हमारी ओपिनियन कसूरवार है, जो एकदम जज्बाती तौर पर इमोशनल होकर हम अपनी राय रख देते हैं। इसलिए बहुत सोच समझ के अपनी राय, कहते हैं ना, when you are going to make a hard decision और तगड़े डिसीजन करने ना, buy your time, right people for the right job। ये क्या करेंगे, कौन करते हैं ऑर्गेनाइजेशन जिनको पता होता है कि हमने 3 साल चलना है। यहाँ पे तो कल का नहीं पता होता था लोगों को, तो इसलिए लोग भी डरते हैं, डिसीजन लेने वाले भी डरते हैं। सो आई थिंक होपफुली, जिस तरह मोहसिन नकवी की हम बार बात कर रहे हैं, अल्लाह करे वो चेयरमैन साहब आएँ और आके जिस तरह उन्होंने काम किया है पंजाब में, पॉलिटिकली काम किया है उन्होंने, सब बड़ा अच्छा ऑर्गेनाइजेशन का उन्होंने किया है। होपफुली वो पाकिस्तान क्रिकेट में आके जल्दबाजी ना करें, मशवरे करें और मशवरे करके उन लोगों से मशवरे करें जो क्रिकेट से खेले हुए हैं, क्रिकेट के लिंक वाले क्रिकेट वो कंसर्न करें। जो आम जो आपकी जो दूसरी काम है, जो पेपर वर्क है, जो ऑफिस काम है, वो उन लोगों से पूछें जो उनके एक्सपर्ट है। हमेशा एक्सपर्ट बंदों से राय लेनी चाहिए, हर बंदे की राय नहीं लेनी चाहिए। जितना मर्जी सेंसिबल आदमी हो, एक्सपर्ट बंदे की राय डिफरेंट होती है, दूसरे बंदे की राय डिफरेंट होती है। सो ही शुड बाय हिज टाइम टू हैव अ राइट पीपल फॉर द राइट जॉब। बट शुड ही डिसेंट्रलाइज, बिकॉज अलग अलग देखें, अलग अलग चेयरमैन्स की अलग अलग नेचर रही। रमीश राजा साहब आए तो वो बहुत माइक्रो मैनेज करने लगे, मार्केटिंग करूंगा तो वो भी मैं करूंगा, मार्केटिंग की मीटिंग करने जाऊंगा तो कराची के बिजनेसमैन से जो मीटिंग करूंगा वो भी मैं करूंगा, पिच के लिए मुझे बताओगे, तो वो माइक्रो मैनेज कर रहे थे। कुछ चेयरमैन ऐसे आते हैं जो अपनी टीम पे बिलीव करते हैं। अब मोहसिन नकवी साहब, बिकॉज वी नो दैट ही हैज़ another job to attend as well, and that is not even a very easy job. पाकिस्तान का एक मिनिस्टर होना और उस पोजीशन पे मिनिस्टर होना इज़ नॉट एन ईजी जॉब। शुड ही डिसेंट्रलाइज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड? आप बताएंगे पहले। हमारे मुल्क में वज़ीर आज़म आप देख लें जी, ये वज़ीर आज़म का काम नहीं है, एक वज़ीर का काम है। हर काम वज़ीर आज़म कर रहे हैं। भाई वज़ीर आज़म की बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट होती है, चेयरमैन की बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट होती है। तो द क्वेश्चन इज़ कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी हमारे इस मुल्क में है ही नहीं है। देखो ना, हर बंदा माइक्रो मैनेजमेंट करता है, हर बंदा माइक्रो मैनेजमेंट, वो सेठ भी माइक्रो मैनेज करता है कि परचून की किस तरह, ये क्या फलाना है, वो इस तरह करे। आप डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी दो,
और उसके बाद कहो बेटा रिजल्ट ला के दो, नहीं देता थैंक यू नया ले आओ। बट अब आप खुद डिसीजन लोगे, आपका गलत है लेकिन वो कोच मारा जाएगा, देखो जी उसने तो काम ही कुछ नहीं किया। और भाई आप इंटरफेयर ना करो ना, सिलेक्शंस के अंदर हम करते हैं इंटरफेरेंस, ये चेयरमैन जो होते हैं कईयों ने किया है, आप नहीं करो। इट इज़ नॉट योर जॉब, इट इज़ द जॉब ऑफ द चीफ सिलेक्टर। अपॉइंट अ गुड चीफ सिलेक्टर। आप वो अपॉइंट करते हैं जिसकी अपनी टीम में जगह नहीं बनती, तो अगर आप ऐसे लोग अपॉइंट करोगे तो आपका रिजल्ट भी ऐसे होगा। और आप वो लोग अपॉइंट करो जो बिला लॉस है, जिनका कोई मोटिव नहीं है एक्सेप्ट टू टेक क्रिकेट फॉरवर्ड। ये आप ऐसे सोच के लड़के आगे लेके आओगे, आपकी क्रिकेट अच्छी होगी, क्योंकि उसका नथिंग इज एट स्टेक एट हिम। बिल्कुल। तो जो जॉब के लिए गए ना, यार मुझे इतना अच्छा पैकेज मिल गया, जॉब मिल गया, वो कभी डिलीवर नहीं करेगा, याद रखना। हाँ वही बात, जो जॉब सीकर्स वुड नेवर बी गुड, जॉब सीकर्स विल नेवर बी, यू राइट। और जाहिर सी बात है जो जॉब सीकर्स होंगे वो ऑब्वियसली अपनी जॉब बचाने के लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें एक्सेप्ट कर लेंगे जो शायद वो नहीं एक्सेप्ट करना चाहते हो। बट वक्त एक ब्रेक का हुआ है, ब्रेक पर जा रहे हैं। बट ब्रेक से वापस आके, क्योंकि मुशी भाई ने एक बात मेंशन की, कोचेस बीइंग इन फॉरेन लैंड एंड देन कोचेस बीइंग हियर, कितना बड़ा डिफरेंस होता है जब आप पाकिस्तान के सेटअप में कोच होते हैं और जब आप एक इंटरनेशनल सेटअप में कोच होते हैं। आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। जी, जोर का जोड़ में आपको खुशामदीद कहते हैं एक मरतबा से फिर। कोचिंग की बात अगर हो रही है तो मुश्ताक अहमद साहब का वसी तजर्बा है कोचिंग में, कौमी सतह पर भी, बैनुल अक़वामी सतह पर भी। मुश्ताक साहब, ये फ़र्क क्या है जब आप निचली सतह पर कोचिंग कर रहे हैं और जब आप बैनुल अक़वामी सतह पर कोचिंग, कोई फ़र्क है? मुझे लगता है इतने प्यार ना सवाल पूछ रहे हैं, ऐसा इस तरह लग रहा है कि कोई ना बहुत कोई अफसर बड़े प्यार से आपने सवाल क्या आप समझते हैं कि मैं प्यार से ही जवाब दूंगा। अच्छा नहीं, क्या क्वेश्चन था, आप दोबारा रिपीट करें, क्योंकि आप उनकी मोहब्बत में डूब गए। कौमी मतलब आप पाकिस्तान में कोचिंग कर रहे हैं, आप डोमेस्टिक टीम की कोचिंग कर रहे हैं और आप एक इंटरनेशनल टीम की कोचिंग कर रहे हैं, फ़र्क क्या है? ऊपर तो आपके पास बहुत सारे लोग होते हैं, नीचे आपके पास बहुत ज़्यादा लोग भी नहीं होते। देखिए फ़र्क जो है ना, इंटरनेशनली वो आपको ऑनरशिप देते हैं, पहले रखने से पहले वो तहकीक करते हैं, फिर जब आपको 2 साल का 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट देते हैं तो फिर आपको ऑनरशिप दे देते हैं, फ्रीडम देते हैं कि जी ये आपका डोमेन है, इसमें हमें आपको ये रिज़ल्ट चाहिए। और उसके बाद फिर वो 3-4-5-6 महीने के बाद रिव्यू करते हैं कि जी ये ठीक हो रहा है, ये ठीक नहीं हो रहा। जबकि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर आपने जब टीमों के साथ काम करना होता है तो आपको लड़कियों के पहले दिल जीतने पड़ते हैं, याद रखिएगा, दिल जीतना बहुत ज़रूरी है। लोग इस पर बात एग्री करते हैं, बहुत लोगों के कॉन्सेप्ट डिफरेंट है, मेरा कॉन्सेप्ट बड़ा क्लियर है। पहले आप रिलेशनशिप बिल्डअप करो ताकि वो आपके मानने वाले बन जाए। जब तक वो आपकी बात मानने को, सुनने को तैयार नहीं होंगे तो आप जो मर्जी चंगी गल कर लो, उन्होंने नहीं माननी, वो इधर से सुनेंगे, इधर से निकाल देंगे। पहले यू हैव टू विन पीपल हार्ट। जब आप लोगों के दिलों को जीतेंगे, फिर दिलों को जीत के उसके बाद ये कहेंगे जी ये करना है, ये करना है, वो करेंगे। उसके लिए पहले अपनी मैं को मारना पड़ता है, अपनी किट को उतारना पड़ता है। जब अपनी किट को उतार के अपनी मैं को मारते हैं कि जो मैं सोचता हूँ वो ज़रूरी नहीं कि इंपॉर्टेंट है, प्लेयर जो सोचते हैं उनकी बात सुनना भी ज़रूरी है। तो जब आप प्लेयरों को इज्जत देंगे, प्लेयर आपको इज्जत देंगे। ये रूल एंड रेगुलेशन है कोचिंग की। यू हैव टू बी ए वेरी स्मार्ट विद मैन मैनेजमेंट स्किल के अंदर ना, आपके मैन मैनेजमेंंट स्किल बहुत तगड़े होने चाहिए। हर बंदा एक जैसा नहीं होता, कई बंदों को आपको सख्त बात भी करनी पड़ती है, कई बंदों से प्यार से करना, पर मेजॉरिटी ऑफ टाइम पीपल डू नीड लव, क्योंकि सेक्रीफाइस करके होते हैं, ट्रैवलिंग करके होते हैं, थके होते हैं, यू नो दे से थिंग्स व्हिच इज यू डोंट वांट टू हियर दैट, फैमिली से दूर होते हैं। सो आपने सारे एलिमेंट को रख के कोचिंग क्रिकेट को सिखाना नहीं होता, कोचिंग इन्वायरमेंट का नाम भी है। कोचिंग आपने ड्रेसिंग रूम को गिरने नहीं देना, आपने लड़कों को कॉर्नर में नहीं जाने देना, आपने किसी गंदे जिस जो अच्छा आपका प्लेयर परफॉर्मेंस नहीं कर रहा उसको नीचे नहीं होने देना, उसका हाथ थामना है। बाबर आजम इस वक्त, बाबर आजम को मेरी जो आपकी ज़रूरत है, बाबर को तब ज़रूरत पड़ेगी जब उसको वो रन नहीं करेगा, और तब कोई बंदा टाइम नहीं देता, तब बंदा सेल्फिशली सोच रहा होता है कि उसके साथ लग जाओ, उसके साथ लग जाओ। सो ये जो चीज़ें जो एक्नॉलेजमेंट कर लेता है बंदा, वो टीमों को लेकर उठ जाता है, वो आपने रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकता है। सो नीचे लेवल के ऊपर डिफरेंट है, वहाँ पे आपने टेक्निकल चीज़ें भी सिखानी, माइंडसेट सिखाना होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। इसको बड़ा मोटा सा मैं आपको बताऊँ ना, बड़ी एक लफ्ज़ में बात करूँ ना, टू बिकम अ वेरी गुड कोच यू हैव टू बी अ वेरी गुड मैन। यू हैव टू बी अ वेरी गुड मैन टू बी अ गुड कोच, बिल्कुल। और आपको एम्पैथी, मेरे ख्याल से जो आपकी मैं नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल मैं नहीं अपने, इट्स नथिंग टू डू विद यू।
देयर इज योर क्रिकेट इज ओवर, योर क्रिकेट आपकी किट उतर चुकी है, यू आर देयर टू सर्व दोज गाइज एंड मेक दम हीरो कंसिस्टेंटली। उसके लिए आपको सिर्फ अच्छा इंसान उनके फेलियर और कामयाबी के दरमियान किसको क्या बात करनी, कब कहनी है, किस वक्त कहनी है, किसके सामने कहनी है, ये सारी चीज़ें सीखनी पड़ती हैं। और जब आप सीख के लड़कों से बात करेंगे, क्योंकि ज़माना ये बड़ा, लोग कहते हैं सेल्फिश, यकीन करें कोई सेल्फिश नहीं है। जिस तरह की आपकी सोच होती है अल्लाह वैसे ही आपको बंदों से मिला देता है। ये गलत बात है। अगर आप किसी के ऊपर सेल्फिश होकर बैठ के मुझे आपसे लालच होगी ना, तो कोई ना कोई किसी ना किसी तरीके से आपके अंदर वो आ जाएगी फीलिंग कि यार ये तो ये मुझसे काम करवा रहा है। जब आप प्योर रिलेशनशिप पता कब बिल्टअप होते हैं, जब यू जस्ट बिकम अ गिवर रादर देन अ टेकर। जब आप देने वाले बन जाते हो ना और लेने वाले नहीं बनते, तो आप किसी भी बंदे से, किसी भी प्लेयर से, बंदे से काम करवा सकते हो आप। बिल्कुल, दिस इज माई बिलीव। बिल्कुल। सो यू नीड टू बी अ गुड मैन इन अ नटशेल, कि आपको दूसरों की एम्पैथी आप बेहतर कर सकें। बट मूविंग ऑन फर्दर, एम्पैथी बेहतर करने की बात हो रही है, तो ये सारे जो मेरे साथी सामने बैठे, एम्पैथी ज़रा हम इनकी लेकर आए, बिकॉज बहुत देर से खामोश हैं। तो सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। क्या सवाल है, किसके आपके पास सवाल? मेरा क्वेश्चन ये है कि बाबर आजम, अब देख लें PSL लीग हो रही है, उसमें हर मैच में वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अब इंटरनेशनल में देख लें, वर्ल्ड कप वगैरह में जो मेन मैचेस हों उसमें बाबर आजम इतना अच्छी तरह परफॉर्म नहीं कर पाते, तो इसकी क्या रीज़न है? जी, क्या रीज़न है? मैं दसो जी पीजे भाई। अच्छा नहीं, वैसे गुड क्वेश्चन। एक थोड़ी सी फुटबॉल जो जानते हैं ना, मेसी के बारे एक टैग लगा हुआ है मेसी के ऊपर। जब अर्जेंटीना के साथ की तरफ से खेलते हैं ना, तो वो कोई इतनी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं करते। उसका एक दो रीज़न है। बाबर के ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ा हुआ था कप्तानी का भी, और उसका अपना एक परफॉर्मेंस करना। बड़े मैचों में वो परफॉर्मेंस कई दफ़ा नहीं कर सके, वर्ल्ड कप के कई क्रूशल मैचों में उनसे रन नहीं हुए, मगर इट डज़ नॉट मीन बाबर इज़ नॉट अ ग्रेट प्लेयर। बाबर जिस तरह अब आगे निकल रहा है, अब देखिएगा, अब जो उसका प्रेशर ऑफ हुआ अब आई थिंक ही विल बी वेरी डेंजरस फॉर एनी टीम। और जब बाबर स्कोर करता है तो हमारे ही लोग उनको कहते हैं कि ये अपने लिए स्कोर करता है। जब वो करता था तो कहते थे कि सेल्फिश स्कोर करता है, जब वो करने नहीं करता तो कहते हैं कि जिसको स्कोर नहीं होता। तो हम एज ए नेशन जब तक अपने हीरोज़ को सपोर्ट नहीं करेंगे, अपने प्लेयरों को सपोर्ट नहीं करेंगे और उनके ऊपर अपना यकीन नहीं रखेंगे, तब तक हम कंसिस्टेंट अपनी राय भी कायम नहीं कर सकते किसी बारे में। तो बाबर इज़ अ ग्रेट प्लेयर, बाबर विल परफॉर्म फॉर पाकिस्तान इंशाल्लाह, एज लॉन्ग एज हमें कंसिस्टेंटली उसको सपोर्ट करनी पड़ेगी। और क्रेडिट जाता है अताउर रहमान को, जो कि जब बच्चा था, अंडर 13 था ना, अंडर 13 ये लेके चला गया था, मुदस्सर के पास गया था ना, मुड के पास। तो ये भी देखो कि किसकी आंख इतनी तेज़ थी कि बच्चे को उसने यहाँ देख लिया, अंडर 13, कि इस लड़का निकलेगा आगे फेलियर्स सक्सेस होते रहते हैं। बिल्कुल। अगला सवाल जी। मेरा सवाल ये था कि जैसे शान मसूद हैं, टेस्ट मैच के कप्तान हैं, तो इनको T20 PSL में कप्तानी दी गई है, तो मेरे ख्याल से टेस्ट मैच के जो प्लेयर है वो T20 में परफॉर्म नहीं कर सकता सही, तो इस लिहाज से आप क्या कहना चाहेंगे? अडेप्टेबिलिटी। देखो, अब क्रिकेट की तो कई मुल्कों ने तो 3 टीमें बना ली हैं, लेकिन वो नहीं चली कहीं। हमने देखा इंग्लैंड ने 3 बना लिए थे, नहीं चले। ये अडेप्टेबिलिटी पे बहुत काम करता है, क्योंकि क्रिकेट इतनी तेज़ है और इसके अंदर ये ब्लू चिप कंपनी बन गई है बोर्ड्स के लिए। ये $multi-billion बिजनेस है, तो उसके अंदर क्रिकेट इतनी तेज़ है कि कई लड़के जो है वो किसी फॉर्मेट में अडेप्ट कर जाते हैं, फिर दूसरे फॉर्मेट में जाते हैं, फेल हो जाते हैं, फिर हम यहाँ बैठ के तनकीद उनकी करते हैं। तो ये क्रिकेट के अंदर चलता रहता है। लेकिन बात वहीं आती है जो बेसिक चीज़ होती है, अडेप्टेबिलिटी। आप अडेप्ट करें हर गेम को, अपने टेम्परामेंट को आप सही करें। T10 में बहुत तेज़, T20 में उससे तेज़, उससे कम तेज़, 1 डे के अंदर थोड़ा रिलैक्सेशन, टेस्ट मैच और 3 डे के अंदर आपको गेम और मिलती है। सो इट ऑल एड्स अप टू योर टेम्परामेंट। टेम्परामेंट आपका ठीक हो जाएगा ना, तो आप हर जगह कर सकते हो। बिल्कुल। अगला सवाल जल्दी से, ये आखिरी सवाल, बिकॉज़ उसके बाद हम क्वेश्चन है। सर ने पहले बोला कि एक टीम में कोई ऐसा एक प्लेयर होता है जिसके चले जाने के बाद बाकी डीमोटिवेट हो जाते हैं जो नीचे वाले हैं, तो क्या वैसे प्लेयर और टीम में नहीं लाए जा सकते? अच्छा पे कर रहे हैं, अच्छा हमारे 22-23 करोड़ वाम, उसमें से क्या वैसे प्लेयर और नहीं निकल सकते? वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। मुशी भाई, हमने राशिद खान की बात की थी कि ठीक है, पहले से पता था ना अनअवेलेबिलिटी, राशिद खान नहीं है अवेलेबल। सो और दुनिया में और भी हैं, ठीक है, उस पाए के नहीं, उस करीब करीब तो होंगे कहीं। नहीं, ये बात इनका क्वेश्चन ठीक है। क्योंकि फिर वो राशिद एक ही बनता है जो हर जगह पे, जैसे पीजे मीर साहब ने कहा, बड़ा प्लेयर जाके हर जगह हर कंडीशन में जाके रन्स करता है ना,
तो वो उसी का नाम बनता है। तो जो इर्द गिर्द वाले कई प्लेयर होते हैं ना, इंसानी फितरत है एक, याद रखिएगा। बड़ा लीडर बनने के लिए ना, बड़ा आदमी बनने के लिए आपको कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस करनी पड़ती है, और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए कंसिस्टेंसी माइंडसेट से चलती है। जो आम प्लेयर होते हैं, बाबर जैसे कई टैलेंटेड प्लेयर होंगे, मगर बाबर के वर्क एथिक्स और दूसरों के वर्क एथिक्स ईजी हो जाते हैं। एक बंदा बाबर को 2 मैचों में हराएगा, बाबर से अच्छा प्लेयर होगा, मगर वो ईजी हो जाएगा कि मैंने अचीव कर लिया। बाबर, रिजवान और जितने शहीन हैं, ये जितने भी बड़े प्लेयर हैं जो इस वक्त पाकिस्तान से खेल रहे हैं, ये थकते नहीं हैं, ये अपनी प्रैक्टिस को, अपने वर्क एथिक्स को नहीं छोड़ते। जब आप अपने वर्क एथिक्स और डिसिप्लिन रहते हो ना, तो फिर आपकी कंसिस्टेंसी भी आ जाती है परफॉर्मेंस में। सो बाबर बनने के लिए, बाबर जैसे प्लेयर रखने के लिए बाबर जैसी सोच और वर्क एथिक्स चाहिए होंगे। फिर बाकी तकरीबन आपकी ऑस्ट्रेलिया की टीम देख लो, आपकी इंग्लैंड की टीम देख लो, ये इसलिए कंसिस्टेंट लोग हैं। इंडिया की टीम देख लो कि इनके वर्क एथिक्स, उनकी परफॉर्मेंस सबकी मैच कर रही होती है, इसलिए वो बड़े प्लेयर बन जाते हैं। हाँ, इसमें एक स्पेशल आदमी होता है जिसका नाम विराट कोहली है, बाबर आजम है, जो रूट है, केन विलियमसन है, स्मिथ है, ये एक प्लेयर ही होता है, मगर इनकी परफॉर्मेंस और दूसरे परफॉर्मेंस इसलिए फ़र्क पड़ जाता है। बाकी सुस्त हो जाते हैं, ये कभी सुस्त नहीं होते। ये 100 करने के बाद भी अपने आप को क्रिटिसाइज़ कर रहे होते हैं, 0 करने के बाद भी अगले दिन वैसे ही प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, इसलिए ये दूसरों से चैम्पियन बनते हैं। इसलिए फिर 11 प्लेयर ऐसे रखना मुश्किल हो जाएगा। अगर 11 ऐसे रख लिए तो उस टीम का कोच मुझे बना लेना। जी पूछिए सवाल। सर मुझे आपसे एक क्वेश्चन करना था कि अभी ये बात हो रही थी अर्ली रिटायरमेंट पे कि अहमद वसीम साहब और इसके बाद मोहम्मद आमिर के मतलब, तो सर ये मैंने पूछना था, पास्ट में जब ये आप खेलते थे, ये एक आपकी टीम थी और बड़ी अच्छी टीम थी, तो सर ये जो सीन सिनेरियोज अब चल रहे हैं, ये उस वक्त भी थे और किन प्लेयर्स के साथ ऐसा हुआ था? देखिए, उस वक्त तो कोई ऐसी चीज़ें नहीं क्रिएट होती थी। उसकी वजह पता क्या है? उस वक्त क्रिकेट इतनी ज़्यादा नहीं होती थी, सिर्फ पाकिस्तान के मैचेस होते थे। अब तो पूरी दुनिया में फ्रेंचाइज क्रिकेट हो रही है, मतलब एक लीग ख़त्म हुई, दूसरी अभी 3-3, 4-4 लीगें एक ही टाइम में चल रही होती हैं। तो प्लेयरों के पास चॉइस ख़त्म हो गई है, चॉइस बहुत बढ़ गई है कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट खेलना है। कई लोग आप देखें, बेन स्टोक है, उसने अपने वनडे से रिटायरमेंट दे के सिर्फ टेस्ट मैच में खेल रहा है। कई लोग हैं, जिस तरह डी कॉक है, साउथ अफ्रीकन का, बहुत अच्छा खेल रहा था, उसने सिर्फ छोड़ दिया। ट्रेंट बोल्ट ने छोड़ दिया। क्यों छोड़ा? क्योंकि अब वो सिर्फ पैसे का, उसने कह दिया, ट्रेंट बोल्ट ने, एक इंग्लैंड न्यूजीलैंड का प्लेयर है, उसने कहा जी मैंने इंग्लैंड न्यूजीलैंड से इसलिए खेलना छोड़ दिया कि एक तो मुझे लग रहा था कि मैं अब मेरा टाइम आ गया, 2 साल रह गए मेरी क्रिकेट के, आई हैव टू अर्न माई मनी। वो फ्रेंचाइज क्रिकेट में ज़्यादा मुझे पैसे मिलते हैं। तो एक तो ये आज इन बच्चों के पास चॉइसेस बहुत ज़्यादा आ गई। तो यहाँ पे फिर जो आपका क्वेश्चन है, इन बच्चों के ऊपर डिपेंड करता है कि हु वांट्स टू सर्व द कंट्री लॉन्गर, जो आप अपने मुल्क के लिए कैसे सेक्रीफाइस कर सकते हो थोड़े 2-3 साल। तो कुछ लोग कर देते हैं, कुछ लोग नहीं करते। तो हमारे दौर में तो ऐसा मौका नहीं होता था। अगर हमारे दौर में ऐसा मौका होता, हो सकता है बात सारे के सारे हम छोड़ के चले जाते हैं। नहीं, आपके दौर से थोड़ा सा पीछे अगर जाएं तो कैरी पैकर वाज वन थिंग जो दैट हैपेंड, और वो कुछ वो मतलब अब शायद ये जो लीग्स हैं ये एक अलग सिलसिला है, बट है ये वही उसी लेवल का ही जहाँ कैरी पैकर वाला लेवल था, कुछ उसी तरह का है। देखो ना कितने ये सब बेहतर बता सकते हैं कि उस दौर में ये इनको कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने खुद ही नहीं साइन किया उस दौर में। उस दौर में मैं नहीं गया पैकर में, नो, बट कैरी पैकर वाज समथिंग दैट इज हैपनिंग टुडे एज द लीग सिस्टम। या इंस्टेड आई प्लेड अगेंस्ट इंग्लैंड। मैं मुझे तो ज़्यादा फख्र था कि मैं पाकिस्तान के लिए इधर खेलूं, हालांकि बड़ा अच्छा ऑफर था उधर, बट इधर इट वाज मच बेटर बिकॉज यहाँ आपका फ्यूचर है। वो तो हमें पता भी नहीं था कि वो क्रिकेट चलेगी आगे नहीं चलेगी, क्या करेगी। काफ़ी लड़के चले गए थे, बल्कि हैदराबाद टेस्ट में रिवोल्ट हो गया था हमारे प्लेयर्स का, और इंग्लैंड का भी हो गया था कि कई पैकर के क्यों आप खिला रहे हैं, बॉयकॉट ने छोड़ के प्रोटेस्ट करते। तो देखो, प्रायोरिटी आपकी पाकिस्तान है, आपने खेलना है पाकिस्तान। तो जब आप पाकिस्तान खेलते हो तो आपकी पहचान ही वही है। कैरी पैकर इज़ नॉट योर पहचान, या इधर उधर की क्रिकेट आपकी इज़ नॉट योर पहचान। सो पाकिस्तान इधर पहचान, तो उसके अंदर आपको एक करना है। हमारा दौर जो था वो स्लो था, इनका दौर ये फ्रेश ऑफ ब्रेथ है आए थे, वसीम, वकार, मुश्ताक, आकिब, ये इमरान, ये ब्रेथ ऑफ फ्रेश है, इमरान लेके चला था आगे। अब इतनी हमारी क्रिकेट हो गई है, तेज क्रिकेट, कि आप देखो कि उसके अंदर स्टॉर्म ऑफ फ्रेश एयर, स्टॉर्म ऑफ फ्रेश एयर, वेरी वेल सेड, स्टॉर्म ऑफ फ्रेश एयर। और अब उसके अंदर हम कोशिश यही करते हैं कि भाई बेहतरी आए, बेहतरी आए, बेहतरी आए। बात तो यही है ना। और फिटनेस की बात आती है, लेकिन याद रखें, आपके पास कल्टस हो या मर्सिडीज हो,
पेट्रोल गंदा डालोगे ना तो दोनों नहीं चलेंगे। दोनों नहीं चलेंगे। तो हमने अब जो कितनी तेज क्रिकेट हो रही है, इस मसल के लिए क्या करना है, वे करना है, ये टेक्निकलिटीज अब आ गई हैं जो कि अब और वैसे भी ये इनको बताना ज़रूरी है कि जो बंदा लीग्स में नाम कमाता है ना, पैसे कमाता है, लीग्स में अच्छी परफॉर्मेंस करता है, उसका नाम नहीं रहता। जो अपने मुल्क से जो परफॉर्मेंस करता है ना, उसका पूरे इंटरनेशनली उसकी बहुत रिस्पेक्ट होती है। ये बहुत फ़र्क है। हाँ, नो डाउट अबाउट इट। जी, आपका सवाल। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। मेरा सवाल सर मुश्ताक साहब से है। सर जी, जिस तरह आपने कहा था कि किसी भी फील्ड में जिस ओहदे पर कोई बंदा सेलेक्ट होता है उनका एक्सपर्ट होना लाजमी है। सराय की तो बोलने यार। अच्छा, लेकिन साढ़े जड़े वो ने चेयरमैन पीस भी मोहसिन नकवी साहब, वो तो कोई नहीं एक्सपर्ट, उन्हें नहीं जाता, तुसा क्यों नहीं सिलेक्ट? ठीक है, आए हाय 50 सेकंड में जवाब देना अपने मुशी भाई। कितने सेकंड? 50 सेकंड। 50। साइंस सवाल तो थोड़ा बड़ा डाडा है और डाडा सवाल है पर रोज़ा लग रहा है तो साइंस चना ते पराठा गिनने नू दिल करदा पिया है, तो इसलिए क्वेश्चन उन्होंने कह भी दिए 40 सेकंड 30 सेकंड रह गए होंगे। देखें, वो जो मोहसिन नकवी साहब है ना, वो मैनेजमेंट के लिए आए हैं। उन्होंने नीचे लोगों को, किस पर लोगों को रख के काम लेना उनसे। चेयरमैन का काम ये नहीं होता क्रिकेट को क्या देखना है, चेयरमैन का काम है लोगों को रख के उनसे काम लेना, ये चेयरमैन का काम होता है। और इंटरनेशनली उनके साथ कम्युनिकेशन करने का तरीका आना चाहिए और वो उनको आता है। लेकिन सर ये उनको तो ज़्यादा मालूम नहीं होगा एज़ कम्पेयर टू आप। कल चेयरमैन पीसीबी कल बेटा थोड़ा नहीं अकबर का नाम सुना है? अकबर द ग्रेट बादशाह, वो बिल्कुल जाहिल अनपढ़ था लेकिन उसने 9 रत्न रखे थे। तो बात यह है कि आपने लोगों को ऐसे रखने हैं कि जो कि काम कर सके, जो 9 रत्न बन सके, या 9 रत्न बन सके आप। इसी के साथ ही बस यहाँ पे ब्रेक लगाते हैं। बड़ा एक खतरनाक सवाल जो है वो बार बार पूछा जा रहा था, मगर यस, कौन सी किसकी क्या एबिलिटी है, वो जब इंसान काम करेगा तब मेरा ख्याल से ज़्यादा अच्छी तरीके से इवैल्यूएट किया जाएगा कि कौन क्या और कितना बेहतर कर सकता है। हमारी सारी बेस्ट विशेज़ हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए बेहतरी हो। एंड क्योंकि आज ब्रेक डे है, PSL का सेपरेशन एंग्जाइटी ज़रूर है। कल जब हम आएंगे तो प्लेऑफ्स का सिलसिला शुरू होगा। हमारे एक्सपर्ट्स तैयार हो जाएं कि कल जो है उन्होंने हमें टॉप 2 और चैंपियंस की प्रेडिक्शंस भी देनी है। विद दैट वक्त यहाँ पे ख़त्म हो गया है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। सवेरा और हाफिज़ को इजाज़त दीजिए। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।